अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो FM 88.6 से आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और वेडनेसडे वाले दिन, एक और शो के साथ, एक और गेस्ट के साथ। सिंध पुलिस का ये वतीरा रहा है कि हम अपने लिसनर्स की हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और 88.6 हमेशा एक जिद्दत के साथ अपने प्रोग्राम पेश करता है। इसीलिए हम अपने लिसनर्स को हर तरह की अपडेट्स देते हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। तो याद रहे कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, साफ सुथरे रहिए और फ्लू वायरल चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। साथ ही साथ डेंगू अपने पंजे गाड़े हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने माहौल को, गिरदे तराफ को साफ रखें, क्योंकि डेंगू वो वायरस है, वो मच्छर है जो साफ पानी में पलता है। इसी तरह थ्रोट इन्फेक्शन की जब हम बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन भी आजकल बहुत फैला हुआ है, जैसे मैं भी बार बार कर रही हूँ और सारे ही लोग आपको हूं करते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि हवा में इतनी गर्द है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है और फिर औस भी आजकल बहुत पड़ रही है, फॉगी वेदर है, तो उसमें गले बहुत खराब होते हैं और हम रातों को देर देर तक जागते हैं और फिर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से भी हम परहेज नहीं करते। तो कोशिश कीजिए कि अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत जो है वो बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत के बाद सेहत की दौलत की दुआ करने की हमें बार बार ताकीद मिलती है मुख्तलिफ उसमें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ईमान के बाद सेहत बहुत बड़ी दौलत है। तो उस दौलत की हिफाजत कीजिए, क्योंकि इस दौलत की कदर उस वक्त होती है जब आपके हाथों से आपकी सेहत चली जाती है। सेहत की बात हो और कहीं भी हम पीछे रहें, FM 88.6 आपके साथ साथ, जिस तरह आपकी जिंदगी के सफर में आपके साथ साथ होते हैं, इसी तरह सेहत के सफर में भी हम आपके साथ साथ होते हैं। बहुत सारी बातें हैं। आज जिन जिन लोगों की सालगिरह है उनको हम मुबारकबाद कहेंगे, हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों की आज एनिवर्सरीज हैं उनको भी हम विश करेंगे और जिन लोगों की आज डेथ एनिवर्सरी हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे और उनके सदके हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। आज मैं चूंकि FM 88.6 के साथ साथ हमारे फेसबुक से भी आपके साथ लाइव मौजूद हूँ और ये फेसबुक की जो सेशन है इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने फेसबुक के लिसनर्स को भी, और कोशिश कीजिए कि हमें ज्वाइन कीजिए। हमारी तो वेबसाइट पर ही इतना जबरदस्त हमारे चैनल का एक सेगमेंट बना हुआ है जिसमें आप क्लिक करेंगे और आप ऑनलाइन सुन सकते हैं हमें। दिसंबर की आमद है। दिसंबर जो है साल का आखिरी महीना है, नवंबर जा रहा है, आज 30 नवंबर है और दिसंबर एक महीने के बाद हम फिर एक नए साल में दाखिल हो जाएंगे। मैं, आप, हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक और साल, एक और जिंदगी का साल बहुत खैर और आफियत हमारा गुजारा। गो के इस साल में हमने बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया, तो शुक्र करते हैं उस रब इज्जत का कि उसने हमें ये घड़ियां देखना नसीब की और अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ बखैर और आफियत हमारा अंजाम बिल खैर करे। दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज, क्योंकि अगला जब मेरी मुलाकात आपसे होगी तो उस दिन होगी 6 दिसंबर, तो मैं चाहूंगी कि थोड़े से दिसंबर के दिन आपको बताती चलूं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। फिर इसी तरह 5 दिसंबर को जो है वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है और 6 दिसंबर को तो मैं हाजिर हो जाऊंगी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा क्योंकि मैं आपके साथ होंगी। सुबह में जब वर्कआउट कर रही थी, आप तारुफ के साथ साथ अपने गेस्ट का भी तारुफ कराऊंगी, लेकिन जब मैं वर्क कर रही थी क्वेश्चंस पे आज के, और मैं चाह रही थी कि आज नित नए जिद्दत वाले क्वेश्चन पूछूं, तो एक बहुत 6 मिसरों की एक बड़ी अच्छी पोयम मेरी नजर से गुजरी। रंगो रस की हविस और बस, रंगो रस की हविस और बस, मसलाए दस्तरस और बस, बुनी है यूं रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, एक नस टस से मस और बस। इस मुशव्विर का हर शाहकार, इस मुशव्विर का हर शाहकार, 60 65 और बस, और बस, सब तमाशाए कुन खत्म शुद। यानी 60 65 हमारी जिंदगी है। अब इसमें भी हम अपनी सेहत का ख्याल ना रखें तो हमसे बड़ा तो मेरा ख्याल है कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हुआ अपनी लाइफ में।
तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट करते हुए अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। हमेशा की तरह हमने आपके लिए एक गेस्ट मधु किया है सेहत के हवाले से, वो आपसे बात करेंगी। और बात करते करते हम आपको बताते चलें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यानी सारी बीमारियां जब शुरू होती हैं उससे पहले और उसके दौरान और उसके बाद सबसे पहला सवाल होता है हम खाएं क्या। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जुबाला यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सायरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू डॉक्टर जुबाला, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जुबाला इतना नया नाम है मेरे लिए, कुछ इसका मतलब भी तो बता दें। इसका मतलब है चिराग की रोशनी। क्या बात है भाई, तो वाकई ये चिराग की रोशनी आज FM 88.6 की स्टूडियो में है और इस चिराग से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो डॉक्टर जुबाला थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप इस फील्ड में क्यों आई, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल फील्ड है ना, चाहे हम नॉर्मल लाइफ में हो, चाहे हम हालत बीमारी में हो, सेहत में हो, बुढ़ापे में हो, बचपने में हो, हर जगह खाने का सवाल होता है। एक खवातीन का भी बड़ा मसला होता है कि आज पकाएं क्या, तो उस वजह से ये तो बड़ा टेंशन वाला सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। आज मेरे ख्याल में पहली दफा मैं इस मौजू पे बात करूंगी। ये मुझसे सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा और इतने इंटरव्यूज दिए सब कुछ, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल में ये और दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन भी होगा। बिल्कुल। बेसिकली मैं हमेशा से खाने पीने की शौकीन, और घर में पेरेंट्स जो थे वो बड़े परेशान रहते थे कि भाई जुबाला थोड़ा सा ख्याल करो, एक्सरसाइज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मोटापा आ जाए। मोटापा आया नहीं था लेकिन पूरी टेंडेंसी थी। तो जो है वो ऐसा ना हो कि मोटापा आए, तो हर दफा बच्चों की तरह हम भी ऐसे ही निगलेक्ट कर देते थे उन चीजों को। और कि नहीं भाई एक्सरसाइज नहीं करनी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो गया तो एडमिशन भी हो गया फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर जो है बेसिकली फूड से हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये है कि अब जब यूनिवर्सिटी में चले गए तो वहां पे आपको पता है समोसे, रोल और हर तरह की चीजें जो है मिलती याद है। दिला दिया। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के समोसे और मामुओं की चाट तो भाई कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, तो बस वो उसका हमें भी चस्का लग गया और हमने वो भी खाना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं वो कौन सा लम्हा था जिस वक्त ये एहसास होना शुरू हुआ कि शायद अब हमें जो है ना वो केयर की जरूरत है, क्योंकि अगर इस वक्त वेट कंट्रोल नहीं किया तो ये फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सही। और शायद पेरेंट्स की मुसलसल एक बात कहना जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको आके हिट कर जाती है। वो कहते हैं ना पत्थर में भी गड़ा कर देता है। एग्जैक्टली, वही वाला काम हो गया आपके साथ। तो छोड़ना नहीं चाहिए, कहते रहना चाहिए। तो बस फिर ये हुआ कि एक जिम ज्वाइन किया इनिशियली, और जिस दिन पहले दिन मैं जिम गई, और ये मैं आपको 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो जब मैं जिम गई तो जब मैंने पहले दिन एक्सरसाइज करी है तो मेरा ये हाल था कि लिटरली मैं बेहोश होने वाली थी और इतना मेरा शॉर्ट ब्रेथ हो गया, और मैं जो थी ना मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि एक मोटिवेशन अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे मेरे अंदर एक वो है कि मैं जब ये मुझे लगता है ना कि ये चीज मेरे लिए दस्तरस से दूर है, चैलेंज, तो बस ये अब मुझे करना है, ये मेरी कमजोरी है, मुझे ये करना है। तो ये एक मेरी नेचर में है कि जो चीज कमजोरी बनती है तो फिर मैं उसको अपना पॉजिटिव पॉइंट बनाती हूँ। तो बस मैंने कहा नहीं अब मुझे ये करना है। बस वो दिन था, उसके बाद इतने साल गुजर गए, फिर रुकावट नहीं हुई, और फिर जिम किया, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर डाइट पे भी कंट्रोल करना शुरू किया, और समझ में आया कि सब कुछ माइंड गेम है। आप जब एक दफा सोच लेते हैं ना अपने जहन में तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपको उस चीज से डेविएट करना। तो वो सोचा, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए अप एंड डाउन जो है ना लाइफ में आते हैं आपके। ये जरूरी नहीं होता कि आप हर वक्त जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप सारी जिंदगी करते रहेंगे। तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए कि कहीं पर आपको बस गिरना नहीं है, कहीं पर हमें गिरना नहीं है। लेकिन हम यहाँ फेसबुक के लिसनर्स को अपने कहेंगे खुदा हाफिज, और आप हमें अब लाइव सुन सकते हैं FM 88.6 ट्यून करके। अल्लाह हाफिज जी, कंटिन्यू जी। तो उसके बाद ये हुआ कि वो एक्सरसाइज करा, गिरे भी उठे भी, गिरे उठे, सब कुछ हुआ, बीच में शादी भी हो गई, और फिर आपको एक ब्रेक आ गया, उसके बाद डेफिनेटली बच्चे भी हो गए, फिर एक वेट गेन हो गया, फिर तो लेकिन ये है कि हर दफा ये सोचा कि अगर आज से हमने शुरू किया तो हमारी कामयाबी जो
जो है वो उसी दिन से शुरू हो गई है। तो हम जो है वो पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम आगे जाते जाएंगे। तो ये हमने किया। उसके बाद तो फिर वो बस सिलसिला कंटिन्यू हुआ, और फिर फूड साइंस में PhD करने के बाद उसी दौरान में मुझे न्यूट्रिशन का बहुत शौक हो गया था, क्योंकि मैं चूंकि उस फील्ड में आ भी गई थी और स्टूडेंट्स को अपने पढ़ा भी रही थी। तो बस फिर वहां से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया चीजों को। न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए, फिर मैंने US से उसके हवाले से सर्टिफिकेशंस करी। तो फिर वहां से बिल्कुल मामलात बदल गए, और फिर बाकायदा तौर पे मैंने न्यूट्रिशन की फील्ड में जो है वो कदम रख दिया, और मोटिव ये रखा कि मुझे इसके हवाले से अवेयरनेस देनी है लोगों को। तो ये उसके बाद मेरा मोटिव था। तो बस उस मोटिव के तहत जो है वो आज तक मैं जो है वो चल रही हूँ। और बेसिक बस यही है कि हर एक को जो अवेयरनेस दें, जो मिथ्स हैं उनको दूर करें, और अवेयरनेस दी जाए लोगों को फूड के हवाले से, जो उनकी मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर किया जाए। और इसी के तहत जो है बस जनाब आज यहाँ पर भी हम आपके हाजिर हुए कि जिस हद तक ये काम हो सकता है वो हर तवस्सुस से किया जाए, हर जगह से। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, हम तो अपना पैगाम देते जाएंगे और ये दरवाजा हम बचाते रहेंगे। और डेफिनेटली बहुत ज़रूरत है, हमारे पास इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है। हमारे यहाँ प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे GPs के पास इतना टाइम ही नहीं होता। जब आप गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो आपका खाना पीना ज़रूर पूछे। जैसे मेरे पास पिछले दिनों मेरे क्लिनिक में एक 155 किलो की खातून आई, तो यकीन जाने मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ना वो चेयर पे बैठ सकती थी, ना वो स्ट्रेचर के पे चढ़ने के काबिल थी, और उनका एग्जामिन भी करना था क्योंकि वो शदीद किस्म के हेमोराइड्स का शिकार थी। तो वो कैसे किया जाए? तो ये एक सवाल होता है कि छोटे क्लिनिक्स के अंदर तो हमारे GPs को भी चाहिए कि जब आपको के पास केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं ऐसे, तो आप कम से कम उनकी डाइट पे जरूर बात करें। इससे पहले खुद अपने आप को अवेयर करें। आपका भी ये शोबा है, आप शुरू से अगर बीमारी को और चीजों को पकड़ लेंगे तो चीजें इतनी परवान भी नहीं चढ़ती। तो मुझे ये बताएं, जैसे मेरा पहला सवाल था कि ये सारी बातें तो आपने अपने अंदर देखी और आपने इस चीज को प्रमोट किया, और फिर आज आप माशाल्लाह इस मकाम तक पहुंच गई। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि आप एक फैमिली, जब एक न्यूली कपल, उनके 2-4 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, कैसे वो अपनी डाइट को प्लान करें, क्या रखें खाने में ऐसा कि जो है वो बच्चे उनके हेल्दी ग्रो हों, बीमारियों से भी बचे रहें और खुद भी वो हेल्दी। देखिए, सबसे पहली चीज ना ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे अपने अंदर एनर्जी नहीं होगी ना, तो हमारा कोई भी मैकेनिज्म प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो मैं इस चीज को लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ कि खाना बगैर खाए आप कभी भी दुबले नहीं हो सकते। ठीक है, आप दुबले तो हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके एनर्जी लेवल जो है ना वो बहुत डाउन हो जाएगा। और जो चीज आप बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप फैट बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस वक्त तक बर्न नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। सही। उस एनर्जी को हासिल करने का एक वाहिद जरिया आपके पास जो होता है ना, वो निशास्ता होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमारे यहाँ आम तौर पर सबसे पहले बंद किया जाता है। सही। कि आप कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसको बंद कर दें। जब आप उसको बंद कर देंगे तो फैट जो आपकी बॉडी में पहले से जमा हुआ है, वो फैट जो है उसको बर्न करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? बिल्कुल। अल्टीमेटली जब एनर्जी ही नहीं है तो वो फैट अपनी जगह पे मौजूद है, आपने कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिया, एनर्जी बॉडी में है नहीं, फैट गया नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि आप कम खाते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, तो हमेशा अमूमी तौर पे बच्चियों का या लड़कों का भी वजन तभी बढ़ता है जब आप शादी होती है नई नई, आप दावतें अटेंड कर रहे होते हैं, आप खा रहे होते हैं, कोई बात नहीं, आप उस पीरियड को भी एंजॉय करें। लेकिन हर वक्त डाइट पे रहना और हर वक्त लिमिटेशंस पे रहना, क्योंकि ये मुश्किल है, ये आपके लिए नहीं है। तो आप जो उस चीज को उस वक्त एंजॉय करें। उसके बाद क्या होता है, अमूमी तौर पे बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर वो परेशान होती हैं, हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये भी एक आपका लाइफ का एक पीरियड है, आप इसको एंजॉय करें। ये आपकी अपनी बॉडी है, आपके अपने हाथ में, तो आप जिस वक्त चाहें उसको डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको डील नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ जब तक आपको कोई माजूरी नहीं है, खुदा ना खास्ता, उस वक्त तक हर चीज आपके अपने हाथ में। सही।
तो लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम किस तरह एक्सरसाइज करें, हम किस तरह जो है वो करें। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे आज़ा काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा पॉइंट आपके पास क्या है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप उन लोगों को देखें, खुदा ना खासा इनको कोई माजूरी है तो वो ये कहते हुए समझ में भी आते हैं कि हम कैसे वजन कम करें। सही। तो आपके साथ क्या इशू है? तो आप जो है वो अगर वो लाइफ का वो पीरियड है आप उसको एंजॉय करें और उसके बाद फिर आप अपने मिशन पे लग जाएं कि आपने किस तरीके से वजन को जो है, और सिर्फ वजन को कम करने का एक बेसिक तरीका ये होता है कि जो नई नई माँ बनती हैं औरतें, उनका ये है कि भाई वो आप जो है वो अपने डाइट को लिमिट कर दें। आप जितना खाते थे आप उससे थोड़ा कम खाएं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कैल्शियम की इंटेक कम नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि जाहिर है आप अपने बच्चे को फीड कराएंगे और अगर आप डाइटिंग करेंगे तो अल्टीमेटली बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको ये तो कुर्बानी देनी पड़ती है। 2-2.5 साल भी कहाँ हमारे यहाँ पूरे होते हैं मुश्किल बिल्कुल से। एग्जैक्टली हमारे ट्रेंड भी नहीं है ना, वो हो भी नहीं ट्रेंड पाता। भी नहीं है और ये बच्चियां फिर इतनी वीक हुई भी होती हैं कि इनके पास इनको फीड हो ही नहीं पाती, करवा ही नहीं पाती। बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे पास अभी एक प्री टर्म बेबी आई और वो 15 दिन की थी और यकीन जाने बेबी का क्या हाल था। उस जाहिर है वो 8 मंथ भी नहीं हुए थे वो डिलीवर हो गई थी, तो उसको तो सक करना तो आ ही नहीं रहा था, तो उसको उन्होंने टॉप फीड पे रखा क्योंकि मदर एपिलेप्टिक थी। तो वो जो मेडिसिन ले रही है तो उसके लिए डॉक्टर से मना कर दिया उनको, तो फीड करा ही नहीं सकती। अब इस किस्म के एक्सेप्शनल केसेस में, और वो बच्ची खुद इतनी वीक थी और वो जो पैदा हुई है बच्ची वो भी इतनी वीक थी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या या तो आप एक प्रॉपर एज में शादी करें, लड़कियों की नरिशमेंट तो करें ना, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप उनका खाने पीने का अच्छा ख्याल जरूर रखें, क्योंकि देखिए हेल्दी माँ होगी तो हेल्दी बेबी डिलीवर करेगी। बिल्कुल, ये हेल्थ सारी जिंदगी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी सारी जिंदगी चलती है। और सबसे अहम बात ये है कि हमें जो चीज कंट्रोल करने की जरूरत होती है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, कि आपने फैट की क्वांटिटी को लिमिट करना है। हमारे यहाँ बना के ना खाएं। पंजीरी खा रहे हैं तो उसको लिमिट में खाएं, मतलब ये नहीं कि पंजीरी खा रहे हैं तो बहुत खा रहे हैं, बिल्कुल खाएं। कोई चीज अगर अपने आप एक कंजम्पशन की एक क्वांटिटी होती है ना किसी भी चीज को, वो हम भूल जाते हैं, तो मोटापा उससे चढ़ता है। किसी केले से नहीं चढ़ता, किसी आम से नहीं चढ़ता, किसी चीज से नहीं चढ़ता जब तक कि आप उसकी ओवर ईटिंग ना करें। चलें, यहाँ हम अली जफर का जूम प्ले करते हैं, झूम, और आपको सुनाते हैं अच्छा सा ट्रैक, जब तक हम गेस्ट को चाय भी पिला दें और उनको थोड़ा ताजा दम भी कर दें और बातें होती रहेंगी। मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबाला। चैनल है या आपका FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम है हेल्थ। मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबाला। बातें हो रही हैं खाने पीने पे, खाने पीने की बात करते हैं डॉक्टर जुबाला। और आप जो बता रही हैं कि अपनी बॉडी आपके अपने हाथ में है, इस तरह खाएं, इस तरह पिएं, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं जो हमारे जिस तरह का हमारा माशरा है, व्हाइट कॉलर हमारे पास ज्यादा लोग हैं, मिडिल क्लास हमारे पास ज्यादा है, और जो आजकल महंगाई का ट्रेंड चल रहा है, इस कदर ज्यादा महंगाई हो गई है हर चीज में कि आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एक हेल्दी डाइट बनाने के लिए, और अगर एक फैमिली में 5 से 6 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ एक है, जो कि अब तो नागुज़ीर होता जा रहा है कि 2 या 3 लोग कमाएं तब कहीं जाके वो फैमिली का बोझ उठा सके, ऐसी सूरत में आप एक हेल्दी डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं? अगेन बहुत ही अच्छा और अवेयरनेस देने वाला क्वेश्चन है। देखें, अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि हम जो है वो डाइट करने जाएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। ये एक आम रुझान है ना, और हर कोई ये कहता है कि किस तरह करें और ये तो हमारे लिमिट से बाहर हो रहा है। डाइट का मतलब जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं है। डाइट का मतलब ये है कि आप जो कुछ खा रहे हैं उसमें से अपनी बेस्ट अपनी चीज को चूज करें। सही, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पे हम खीरा खाते हैं, हम क्या करते हैं, हम खीरा को पील करते हैं ना, छील लेते हैं ना, छील के खाते हैं, छिलके हम फेंक देते हैं, ठीक है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक एडिशनल एज मुझे इस बात का है कि न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे ये पता है कि इस पील के अंदर क्या खास चीजें मौजूद हैं जो कि हम फेंक देते हैं। बिल्कुल, हम जाते हैं मल्टीविटामिन्स की तरफ, सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, बहुत सारे विटामिन्स तो उस पील के अंदर हैं जो हमने फेंक दिए। बिल्कुल, तो हमें अपनी ईटिंग प्रैक्टिसेस को ठीक करना है।
यानी हम खीरा खा रहे हैं तो आप उस खीरे को, अगर उसका छिलका पतला है तो आप उसको बगैर छीले खाएं। तो जितनी अफादियत उसके अपने फ्रूट में थी ना, उसके अपने पल्प में थी, वो चीज उससे ज्यादा अफादियत उसकी स्किन के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने, और ये वाकई बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, इसलिए कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हमारे लोग नहीं जानते कि किस तरह खाना है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप उनके छिलकों के साथ खाएं तो वो ज्यादा बिल्कुल। आप सेब खाते हैं, हमारे यहाँ आमतौर पर मैंने लोगों को देखा है सेब का छिलका फेंक देते हैं उतार के। ठीक है, ये उनके लिए है सेब का छिलका फेंकना जिनको डाइजेस्ट नहीं होता, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है। आप क्यों फेंकते हैं? उस सेब के छिलके के अंदर तो सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप वो चीजें अपनी ईटिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर करेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में मैंने देखा है सफेद आटा खाया जाता है। बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है और लोग जो है वो मल्टीग्रेन आटे की तरफ भी चले गए। मल्टीग्रेन आटे की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि हाँ भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चले जाएं, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप जो है वो चक्की वाला आटा कंज्यूम करें। भाई उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है, आप क्यों जाते हैं मैदे की तरफ? आप चक्की वाला आटा लें, उसके अंदर आपको फाइबर भी मिल रहा है। अब जब आपको उसके अंदर फाइबर मिल रहा है तो आपको एक्सटर्नल फाइबर लेने की जरूरत नहीं है कि आप अस्पगोल की भूसी खा रहे हैं। अस्पगोल की भूसी कितनी महंगी हो गई है। क्या हमें ऑल्टरनेटिव्स पता है अस्पगोल की भूसी के? भाई जरूरी नहीं है कि आप अस्पगोल की भूसी ही खाएं। ठीक है, आप जो है उसकी जगह पे अलसी के बीज ले लें, आप उसकी जगह पे कलौंजी ले लें, आप उसकी जगह पे जीरा ले लें। तो ये इन अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और मेरा टिपिकली काम भी यही है कि मैं यही करती हूँ कि मैं ऑल्टरनेटिव्स पे बात करती हूँ। ये होना चाहिए कि आप जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो फिर आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या ले सकते हैं। सही। तो उस चीज को जो है वो उसको तलाश करने की कोशिश करें, उस चीज को बेहतर करें। सही। केले का छिलका है, उसके अंदर इतनी अफादियत है। हाँ, केले का छिलका हम ऐसे नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम उस पे काम कर सकते हैं, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तरबूज का छिलका है, उसकी आपको पता है सब्जी भी बनती है, बेहतरीन। ये मुझे नहीं पता। बेहतरीन सब्जी बनती है तरबूज के छिलके की, और रिच है आपके कलरेंट्स में, क्लोरोफिल में, तो वो आपके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो आपसे ये कौन कहता है कि आप जो है वो एक अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए आप तो उन चीजों को भी बचा लेते हैं। आप पालक के पत्ते खाते हैं, पालक के पत्तों से ज्यादा पालक की डंडियों में स्ट्रेंथ है। भाई आप उस चीज का उसको पानी में उबाले, उसको सूप बनाए और पी लें, आपको किसी सप्लीमेंट और विटामिन की जरूरत नहीं है। और सप्लीमेंट विटामिन्स भी कितने महंगे होते चले जा रहे हैं, कम से कम 2000-2500 से कम तो बॉटल मिलती है। एग्जैक्टली। सप्लीमेंट्स की आप फेंकते हैं चीज को और फिर आप उसी चीज को खरीदते हैं। आपको क्या पता है कि जो एक न्यूट्रास्यूटिकल की टर्म आई है, तो वो बेसिकली वो कैप्सूल ही है जो आपके इन्हीं चीजों से बनते हैं, इन्हीं से एक्सट्रैक्ट किए जाता है। वाकई असल चीज वही है कि अवेयरनेस से ना मालूम होना। असल में हमारी हाउस होल्ड खवातीन स्पेशली, जैसे अभी मैं ही कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता था तब तरबूज की छिलकों की सब्जी बनती है, इसी तरह जो हमारी हाउस होल्ड खवातीन होती हैं उनको भी नहीं पता होता। फैमिली ट्रेंड से जो खाना चला आ रहा होता है, हफ्ते इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात के दिन बने हुए होते हैं, बस इसमें यही पकेगा, इसके अलावा फिर होती है बेजारी कि अभी रोज रोज यही खाएं, रोज यही पकाएं। एग्जैक्टली। फिर जाता है ध्यान कहाँ, जहाँ से बहुत इजीली आपको फूड एक्सेस होता है, डिलीवर आसान है, घर बैठे बैठे पका पकाया आ जाता है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है इस पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा के साथ। लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर दें कि ये तो आपने बताया हमें इन चीजों का। प्रोटीन बेस्ड डाइट में हम देखते हैं कि हमारे पास ज्यादातर जो है फोकस होता है कि बड़े का गोश्त, मुर्गी और मछली और अंडा, बकरे का गोश्त। अब ये मुर्गी, मछली, अंडे और ये चीजें भी समझे 10 से बाहर होती जा रही है। इवन एक बड़े का गोश्त था, वो मुर्गी से ज्यादा महंगा है, और बकरे के गोश्त का तो आप बात ही ना करें। ऐसी सूरत में प्रोटीन डाइट्स के लिए क्या अल्टरनेटिव हो? प्लांट प्रोटीन में क्या चीजें ऐसी हैं जो हम एडवाइस कर सकते हैं लोगों को? देखें, जो एनिमल का गोश्त है ना, चाहे बड़े का हो छोटे का हो, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, जितना प्रोटीन और जितना अच्छा वाला प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है वो तो आपको किसी चीज में नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पे प्लांट प्रोटीन की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको वैसा प्रोटीन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कुछ हद तक पूरी होती चली जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास
मुख्तलिफ तरह के आप सब्जियां कंज्यूम करें, और उसमें आप बीन्स वगैरह भी लेते हैं, लेकिन बीन्स और जो आपके ये छोले और ये सब आते हैं, ये आपके निशास्ते की कैटेगरी में आते हैं। लोगों को ये भी एक मिथ है कि लोगों से जब बात करो तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा प्रोटीन है, तो हम जो है वो चने खाएंगे खूब। ठीक है, तो प्रोटीन जो है, आपको पता है घोड़ा जो है वो चने खा के भागता है। सही बात है। ठीक है, तो वो एनर्जी जी, तो वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। तो हम जो बहुत शौक से रोटी छोड़ के और चने खाते जाते हैं कि नहीं हम तो चने खा रहे हैं, तो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी एक मिथ है कि हम उसको प्रोटीन की कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कार्ब्स तो आपके बंद नहीं हुए, फिर कार्ब्स तो बंद नहीं हुए ना आपके। आपको लिमिट करना है चीजों को, आपने बंद किसी चीज को नहीं करना। लेकिन यह है कि प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स इस वक्त, जो अगर हम ये कहें ना कि अगर हम ये नहीं ले सकते, तो अंडा इस वक्त बेहतरीन सोर्स है। गो के अंडा भी महंगा हो रहा है, लेकिन अभी भी वो दस्तरस में है। तो अंडा जो है वो आप कंज्यूम करें, उसको तो मतलब प्रोटीन का हब कहा जाता है, इतना उसके अंदर है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं कि अंडा खाएंगे तो दर्द ही फेंक देंगे। अरे भाई, आपने अगर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे कौन कह रहा है आप 3 अंडे खाएं एक दिन में? इवन के कोलेस्ट्रॉल पेशेंट भी अंडा कंज्यूम कर सकता है। हाँ, ये रिसर्च हो चुकी जी, अगर वो अपना चेक रखा हुआ है उसने कि उसने कितना कंज्यूम किया है। तो अंडे की जर्दी, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे आदत है रोज सुबह 2 अंडे खाने की, बॉयल। तो मैं खाती हूँ इसलिए क्योंकि और मैं उसकी जर्दी नहीं फेंकती। नहीं, जर्दी ही तो सब कुछ है। जर्दी सब कुछ है, तो उसकी जर्दी खुदा के लिए जर्दी ना फेंकें उसके अंदर उस जर्दी से बच्चा बनता है। उस अंडे में तो सारी तो अल्लाह ने ताकत उस जर्दी में रखी है। ठीक है, तो आप वो फेंक देंगे तो रिमेनिंग रह गया उसके अंदर। सही। तो वो आपने जरूर कंज्यूम करने, वो आपके ब्रेन के लिए, आपकी बोन्स के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है अंडा लेना। तो अंडा जरूर अपनी डाइट में, अपने ब्रेकफास्ट में अंडा एक रोज शामिल कर ले अपनी डाइट में, किसी भी फॉर्म में शामिल कर लें, बॉईल कर लें, उसको फ्राई कर लें। आप फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल की क्वांटिटी को कम रखें। ठीक है, तो ये आपका ये लिमिटेशन है ना, आप यहाँ पे लिमिट में आए। यहाँ तेल भी बचाएं, आप बॉयल तेल भी बचाएं, आप खर्चा बचाएं अपना। पानी में बॉयल, पानी तो भी कुछ हद तक हमारी दस्तरस में है। कुछ नहीं कह सकते कि वो किस लेवल पे खड़ा होगा। आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं मैसेज करके। मैसेज के लिए वही है कि अपने मोबाइल के मैसेज के राइट ऑप्शन में SPF लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए, उसे भेज दीजिए 8881 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 021 कोड डायल कीजिए अगर आप मोबाइल से डायल कर रहे हैं 99213663। हम आपकी लाइव कॉल भी ले रहे हैं प्रोग्राम में, और आपके साथ मैसेज से भी शामिल हैं। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ फूड टेक्नोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, जबरदस्त किस्म की डाइटिशियन मौजूद हैं, जो आपको नित नए तजर्बे भी करा देंगी और अच्छी डाइट भी बता देंगी। डॉक्टर जुबाला यासिर। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें हमने की और हम कह रहे हैं कि कार्ब्स भी हैं और ये भी हैं, वो भी है। एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया है डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट का जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, वो आप भी देख रही हैं, एक अलार्मिंग कंडीशन में है। देखिए, हमारे पास कॉल आई है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, पूछिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मीठे का प्रॉब्लम है। ओके। और मीठे की वजह से ना बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा होती है। तो मैं जब गोल खा रहा होता हूँ ना, तो उस वक्त वो बिल्कुल सही रहता है ना। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि क्या ये इसका बेहतर इलाज है, इससे बेहतर इलाज हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल पर रहने के लिए। आप हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। मुझे आप थोड़ा सा सवाल रिपीट कर दें क्योंकि मुझे आवाज। इनको कुछ मैदे का इशू है और इसके लिए उसको गोल की भूसी लेते हैं, और ये पूछना चाह रहे हैं क्या इससे बेहतर भी कोई ऑप्शन है? देखिए, इसमें कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है, जब तक के डायग्नोसिस ना हुई हो, जब तक हमें ये ना पता हो कि मैदे में इशू क्या है और वो किस वजह से हो रहा है।
उस वक्त तक मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती कि आपको अस्पगोल की भूसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। समटाइम्स आपके मैदे के अंदर वो कंडीशन नहीं होती क्योंकि आपकी कोई झिल्ली उतर रही है अंदर की, आपको कोई जख्म हुआ हुआ है, तो उस वक्त में ये जरूरी नहीं होता कि आप अस्पगोल की भूसी लें, क्योंकि हम हर मैदे का इलाज ना अस्पगोल की भूसी को बना लेते हैं। और अस्पगोल की भूसी अगर आप ज्यादा लेते हैं, फाइबर आप ज्यादा लेते हैं, तब भी वो नुकसान करता है आपको। एक्सेसिव हर चीज नुकसान करती है। तो उसमें जो है वो आपको समटाइम्स जब मैदे के इश्यूज ज्यादा होते हैं तो उस वक्त आपको ये कहा जाता है कि आप सॉलिड कंजम्पशन कम से कम करें और फाइबर की इंटेक भी कम करें, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा टाइम मिले अपने आप को खुद हील करने का। तो ये चीज मैं उस वक्त तक हतमी तौर पे नहीं कह सकती जब तक कि मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम ना पता हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम आपको है क्या। ठीक है, क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, तो जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, डायग्नोसिस नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस मैं अपनी राय नहीं दे सकती इसके हवाले से। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने बताई कि आप अपनी प्रॉब्लम वो बताइए। ठीक है, मैदे के तो 10 तरह के इशू होते हैं, आपको डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया आप वो बताइए। इसके बाद जो है डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोग्राम में SMS से भी शामिल हो सकते हैं, 8881 पर अपना मैसेज कर दीजिए। हम इस वक्त वो भी देख रहे हैं और जैसे ही आपका मैसेज वगैरह मौसूल होगा तो हम डॉक्टर साहब से उनका भी जवाब दिलवा देंगे। 1 घंटा होने वाला है हमें, और हमें लग रहा है अभी तो बहुत सारे सवाल हैं। हमारा टॉपिक जो बहुत बड़ा छेड़ रहा है वो है डायबिटीज। जी, डायबिटीज पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर आ गया है, और हमारे डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लोग हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, 10 से ज्यादा। और यही फिर आगे चलकर टाइप 1 की डायबिटीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टाइप 3 तो आजकल हो ही रही है। हम देख रहे हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज भी हो रही है क्योंकि स्ट्रेस लेवल हमारे बहुत हाई है। कुछ इस पे बताइए कि डायबिटीज के लोग बड़े परेशान होते हैं, शुगर वो खा नहीं सकते, मीठे का दिल पहुंच जाता है। देखें, आमतौर पर रुझान ये है कि ज्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज हो जाती है हमारे यहाँ, ये लोग समझते हैं। ये कंसेप्ट है असल में। वो वाली बात है, उस पर लोगों का कसूर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है असल में। तो अब सबसे पहली चीज तो हमें ये चीज दूर करनी है ना कि ज्यादा शुगर खाने से नहीं होता। असल में डायबिटीज का, सॉरी आपकी बात थोड़ा सा रोक के मैं बात कर रही हूँ, डायबिटीज का मतलब है शुगर की बीमारी। अब शुगर का नाम आते ही शुगर स्किप कर दो। एग्जैक्टली, यही है। और देखिए, हमारे जो खून है ना उसके अंदर जो शक्कर घूम रही है ना वो ग्लूकोज है। ठीक है, और वही हमारे सेल्स को जरूरत होती है। इसीलिए आप तो आमतौर पे हमने ये देखा है कि जब कमजोरी होती है सबसे पहले हम ग्लूकोज पीते हैं। हाँ जी, इसलिए क्योंकि वो फौरन आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। ठीक है, अगर आप उसकी जगह पे कोई और फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उसको ग्लूकोज के अंदर ब्रेक होने में टाइम लगता है और फिर वो जाके आपके ब्लड में शामिल होती है। डायबिटीज एक मोहलिक बीमारी जरूर है, लेकिन डायबिटीज मैनेजमेंट जो है ना, मेरे ख्याल में हर उस शख्स को जिसको डायबिटीज है उसको डायबिटीज मैनेजमेंट की वर्कशॉप जरूर अटेंड करनी चाहिए। बिल्कुल। यानी ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपने उसकी मैनेजमेंट को सीख लिया तो वो क्योरेबल है। Of course, yes, अल्लाह ताला ने रूए जमीन पर कोई ऐसी बीमारी दी नहीं है जिसका इलाज ना हो। बिल्कुल। और कुछ चीजें, कुछ बीमारियां, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, थैलेसीमिया है। ठीक है, ये भी अवेयरनेस की बीमारी है, यानी आपको अवेयरनेस हो गई तो आप उससे बच सकते हैं। Of course, yes. तो ये भी वही है जिससे आपको अवेयरनेस हो जाए, आप इसको मैनेज कर ले। मैंने ऐसे लोग माशाल्लाह देखे कि जो डायबिटीज उनको हुई हुई अपने 20s में, ठीक है, लेकिन वो आज माशाल्लाह चल रहे हैं, फिर रहे हैं और खूब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने मैनेज किया। आपको मैनेज क्या करना है, आपके ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब मिकदार ज्यादा हो जाती है तो वो शुगर जो है वो आपके सेल्स तक पहुंच नहीं पाती बॉडी के, इसीलिए आप जो है वो कमजोरी महसूस करते हैं, आपको चक्कर आते हैं। तो आपने अपने जो खाने हैं ना उनको प्लान करना है, और वो प्लानिंग डेफिनेटली हम यहाँ बैठ के नहीं सिखा सकते। उस प्लानिंग को सीखने के लिए आपको 2 से 4 घंटे रिक्वायर्ड है कि आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग सीखें कि आपने खाना किस तरीके से और किन किन कॉम्बिनेशंस के साथ खाना है। तो अगर, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अपना डेली आपने शुगर चेक करनी है। जब आप अपनी शुगर चेक करते हैं डेली तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक ट्रैक रहता है कि मेरा किस चीज की वजह से शुगर बढ़ रही है,
और किन किन औकात में बढ़ रही है। शुरू में आपको 3 दफा शुगर चेक करनी पड़ती है कि आपका किस मील के बाद बढ़ रही है। जब आपको अपने बॉडी का मैकेनिज्म पता चल जाता है तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि मुझे ये चीज जो है रोकनी है, इसकी क्वांटिटी को कम करना है। और वंस अगर आपने इसकी मैनेजमेंट सीख ली तो फिर आपका कोई भी ऑर्गन उससे मुतासिर नहीं होता। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट नहीं सीखी तो आपके दांत गए, आपकी आंखें सबसे पहले जाएंगी, तो आप फिर उसके बाद आप माजूर हो जाएंगे। तो लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं कि वो एक टेस्ट भी नहीं कराते, भाई कुछ निकल आएगा, भाई कुछ निकल आएगा, इससे बेहतर है कि आप उसको क्योर कर लें। तो सबको अपना शुगर टेस्ट भी रेगुलर कराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी शरह जैसे आपने बताया बहुत अलार्मिंग हद तक बढ़ रही है। और जो है वो पहले एज ज्यादा होती थी, अब एज का स्केल भी पीछे आ गया है, ठीक है, अब जवानों में भी हो रही है। तो ये तो खतरनाक बीमारी बिल्कुल है, अगर आपने इसको डील नहीं किया तो आपके ऑर्गन्स मुतासिर हो जाएंगे। डायबिटीज का एक सबसे बड़ा जो ताल्लुक है जो मुझे नजर आता है, और यकीनन आप तो इस पे सर्टिफाई करेंगे इसको, कि स्ट्रेस बहुत मैटर कर रहा है। हमारे यहाँ स्ट्रेस लाइफ का बहुत बढ़ गया है। हमने दुनिया में इतना दिल लगा लिया है कि हम दुनिया की भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना आप कितना जरूरी है और उसकी मैनेजमेंट कितनी जरूरी है। हमें सुबह से शाम तक बस ये फिक्र लगी होती है। और आने वाले कल, मैं एक बात बार बार कहती हूँ, आने वाले कल के खदशात और उम्मीदों पर हम अपना आज खराब कर रहे हैं। ये आज जब खराब हो जाएगा तो कल क्या बचेगा आपके? बिल्कुल सही बात है। आज सही होगा तो कल आएगा ना। अभी आज आप रहेंगे ही नहीं तो कल कब देखेंगे? लेकिन हम ये नहीं सोचते, और वैसे भी हमें नहीं पता कि जिंदगी कितनी है। एक लम्हे में जैसे देखे ना, परसों कितनी सैड न्यूज थी हमारे लिए कि हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एसएम मुनीर साहब की डेथ हुई है। और इतनी सडन के वार्ड सेरेमनी में वो हैं और गवर्नर साहब को शील्ड दे रहे हैं, और विद इन अ सेकंड्स उनकी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल लेके गए और एक्सपायर हो गए। तो जिंदगी क्या है? पानी का बुलबुला ही तो है। लेकिन हाँ, ये बुलबुला 60-65 तक भी जा रहा है, और फिर बस हो सकती है, और कभी कभी ये थोड़ा आगे भी निकल जाता है। मगर मैं चाहती हूँ कि 60 और 65 तक भी जाएं तो हम कम से कम हेल्दी तो हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, आप अपने पैरों पे चलते हुए हो, हर वक्त आपको शिकायतें ना हो दर्द की। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने काम खुद करें। सबसे बड़ी बात, आप नमाज जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। सही बात, ये वो चीज है। आप यकीन जाने कि आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, इस चीज से वो कितना परेशान रहते हैं, जो बैठ नहीं सकते जमीन पर और सजदा नहीं कर सकते और लज्जत नहीं पा सकते। सही बात है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, और डाइट को प्लान करें। रोजाना के खाने पीने पे अब हम दोबारा से ये तो नहीं कह सकते कि हमें खाने पीने के मेन्यूज भी बताएं कि हम रोज क्या पकाएं, क्योंकि ये हमारी खवातीन का सबसे बड़ा इशू है। जिस वक्त हमारी खवातीन हमें सबसे ज्यादा सुन रही है। लेकिन खवातीन के लिए एक मामला मैं हल कर सकती हूँ कि देखें, आप सोशल मीडिया और ये सब चीजें इतनी आ गई हैं कि अवेयरनेस आपको हो जाती है। तो अगर आपको कोई बात ऐसी मेरी सुननी है जो क्योंकि मैं नॉर्मली मिथ पे बात करती हूँ और सब्स्टिट्यूट पे बात करती हूँ, ऑल्टरनेटिव पे बात करती हूँ, तो जाहिर सी बात है ये टाइम लिमिटेशन होती है कि यहाँ पे आप इतनी बात नहीं कर सकते। तो आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं डॉक्टर जुबाला के नाम से, तो वहां पर आपको मेरा पेज मिलेगा। वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं होगा और आपको आपकी अवेयरनेस के हवाले से, आपकी चीजों के हवाले से आपको बाकायदा वीडियो मिलेंगी वहां पे। मैं तो इस मौके का फायदा उठाऊंगी। देखिए, हमारा जो ये चैनल है, एक तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर है माशाल्लाह। पाकिस्तान में ये सब जगह सुना जाता है इंटरनेट की बदौलत भी, और कराची स्पेशली हमारा हब है जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होती है इसकी। यहाँ देखें, वहाँ इस वक्त बैठे हैं सिंध पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर के अंदर। ट्रैफिक पुलिस हमारे जहाँ बस सिपाही जो सारा दिन रोडों पे खड़े होकर हमारे लिए काम करते हैं और अपनी सेहत गंवाते हैं। यकीन जाने, धूल मट्टी हवा पानी बारिश, हर वक्त वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं। हमने ये भी देखा है कि हमारे पुलिस के जवानों, स्पेशली इस किस्म की ड्यूटीज वालों के पेट बहुत बाहर होते हैं और डायबिटीज से वो माला माल होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना लेवल हाई होता है, खाना पीने का कोई ढंग से नहीं होता, टाइम रूटीन मैनेज नहीं हो रहा होता है। तो हम चाहेंगे डॉक्टर जुबाला कि आप स्पेशली सिंध पुलिस के लोगों के लिए हमें कुछ ऐसे ही ड्यूटी वर्कर्स के लिए हिदायत भी बताएं कि वो अपनी लाइफ को कैसे एडजस्ट मैनेज रखें, जो स्पेशली डायबिटीज के भी पेशेंट हो। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि और बहुत से मैंने ऐसे देखे भी हैं कि जो केयर करते हैं अपनी फिटनेस की, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। और अगर फिटनेस नहीं होगी तो फिर वो अपना काम जो है वो सही तरीके से अंजाम भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि इन तमाम चीजों के लिए बड़ा जरूरी होता है कि इन लोगों के लिए अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट किए जाएं।
ये बहुत जरूरी होता है जी। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जो है वो किस तरीके से क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा जेल जो है जहाँ पर मैं गई थी, तो वहाँ पे जी जुवेनाइल जेल जो थी, और वहाँ पर जो है वो मैंने प्रिजनर्स के लिए डाइट प्लान जो है वो डिजाइन करके उनको दिया था। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि हम अपने कैदियों को जो है वो एक बैलेंस डाइट देना चाहते हैं। तो माशाल्लाह काफी अच्छी उनसे वो रही, और मैंने उनको हमने डिजाइन भी करके दिया उनको सब कुछ, और वो वहाँ फॉलो भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस में भी मैं चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो सेहतमंद रहें और अपने भरपूर फराइज सर अंजाम दें, तो उनकी सेहत पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और इन जगहों पे जो है वो अवेयरनेस सेशंस और ट्रेनिंग जरूर कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि हर इंडिविजुअल को अपनी सेहत का ख्याल रखने का तरीका बताओ कि आपने खुद किस तरह से अपने मील को प्लान करना है, आपने किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा जब तक फिर आप मैनेज कैसे करेंगे अपनी चीजों को। तो ये चीज ये बाकायदा एक जो है ये एक प्रोसेस है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो ये ऐसी चीजें जो है वो जरूर कंडक्ट होनी चाहिए आपकी अपने सेहत के हवाले से। ये तो आपने बहुत अच्छी ऑफर की है हमें। मैं आपकी आवाज़ डीआईजी ट्रैफिक तक भी पहुंचा देती हूँ, बल्कि ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, और यकीनन हम इस सिलसिले में आपसे मदद भी हासिल करेंगे और सेशंस हम आपके ज़रूर रखवाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं उनके लिए, और कुछ ऐसे डाइट प्लान्स वगैरह हम पोस्टर्स की सूरत में या पॉम्पलेट्स की सूरत में इशू कर देंगे, ताकि वो घरों में भी उनकी खवातीन उनको मैनेज करें। और ये हमारे, क्योंकि देखिए ना, हम अगर घर में बैठे हैं, ये बाहर हमारे लिए काम करें, तो हमारा फर्ज है हम उन्हें किस तरह सपोर्ट करें। तो ये हमारी एक सपोर्ट होती है अपनी जवानों के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि जितनी फोर्स अच्छी होगी, जितनी एक्टिव होगी, उतने ही जो है वो हम जो है रहेंगे, सेफ रहेंगे। अच्छा, यहाँ मुझे नजर तो आ रहा है कि 12:57 हो गए हैं और न्यूज ब्रेक का वक्त करीब है। मुझे जो छेड़ना है टॉपिक ना, वो छेड़ना है ओबेसिटी पे, मोटापे पे बात करनी है, और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि वो फिर बात अधूरी रहेगी, और अधूरी बात का फिर मजा नहीं होता है। ज़ुबैरा, शायरी करती हैं आप? नहीं, शायरी नहीं करती, लेकिन पढ़ती हूँ। कोई अच्छी सी गजल, कोई अच्छे सा कता कुछ तो सुनाए, याद है? नहीं, थोड़ा सा टाइम दे, फिर याद आ जाएगा। जब तक मैं तो सोच रही थी इस 2 मिनट को मैं इस तरह अवेल कर लूं कि थोड़ा सा जो है आपको भी हम टेस्ट करेंगे कितना अच्छा बोल लेती हैं आप, और कह लेती हैं। चले, ये भी पता चला कि पढ़ती हैं। गाने कौन कौन से सुनती हैं? गाने बस जो दिल को अच्छे लग जाए वो सुन लेती हूँ। सैड अच्छे लगते हैं, कॉमेडी या नहीं, बहुत शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, मतलब स्लो गाने अच्छे लगते हैं। और हाँ, क्लासिकल, थोड़े पुराने गाने, और नए गानों में भी थोड़े स्लो, मतलब मगर कुछ गाने बहुत अच्छे हैं जो नए हैं। तो राहत फतेह अली खान को मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। कौन नहीं पसंद? जहाँ जितने लोग जो अव्वल तो कोई डॉक्टर्स में मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनका गानों का कोई शौक हो, लेकिन गानों का शौक है, बिल्कुल है। और होता है तो पहला नाम या तो राहत फतेह अली, जुनैद जमशेद, ये आतिफ असलम, यही चल रहा है। लेकिन मैंने भी कुछ स्टूडियो के गाने निकाले थे, बट अब चूंकि टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का, और हम इसीलिए 1 मिनट अपना वसूल कर रहे हैं कि हमें जो टॉपिक छेड़ना है वो बहुत बड़ा है, हम वो न्यूज ब्रेक के बाद देंगे। तो चलते हैं इस वक्त न्यूज ब्रेक की जानिब। सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से आपके लिए न्यूज, और इसके बाद फिर वापस आते हैं प्रोग्राम हेल्थ आवर में डॉक्टर सायरा के साथ। डॉक्टर जुबाला होंगी और बातें होंगी आपकी सेहत पर, खुसूसन मोटापे पर। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम है हेल्थ आवर और हम हैं FM 88.6 के स्टूडियो से आपसे मुखातिब डॉक्टर सायरा बात कर रही हूँ, और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दुबाला यासिर, और बातें हो रही है खाने पीने पे। जी हाँ, खाना पीना एक ऐसी चीज है कि जिस पर सबके ही मुंह में पानी आ जाता है अगर अच्छी चीजों की बात हो तो। डॉक्टर साहबा, हम बात कर रहे थे ओबेसिटी पे। हमने कहा था कि इस प्रोग्राम पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बर्निंग टॉपिक है, हर किसी की जो है ना सेंसिटिविटी एक्टिव हो जाती है उस पे। क्योंकि अगर थोड़ा सा खवातीन को क्लिनिक में ये कहा जाए कि आपका वजन ज्यादा है, तो ये तो माइंड कर जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है कि किसी सूरत उतारता नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खाती लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। ये कुछ भी ना खाने के बाद वजन ना कम होना, इसका क्या इलाज? असल में बिस्किट का एक हाफ रोल खा लो और उसके बाद कहो कि मैंने कुछ नहीं खाया, तो उसमें उसका कसूर नहीं है जिसने हाफ रोल खाया। कसूर इस बात का है, शायद हम ही लोगों का कसूर है जो इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सही बात। ठीक है,
बिस्किट का एक हाफ रोल खा लिया आपने, आपने 2 रोटियों जितनी कैलोरीज तो ले ली, और उसके बाद आप कह रहे हैं आपने कुछ नहीं खाया। तो पता नहीं है ना, पता नहीं है जो चीज खा रहे हैं उसके अंदर आप कितनी कैलोरीज ले चुके हैं ऑलरेडी। आप एक गुलाब जामुन खा रहे हैं, आप एक वक्त का खाना खा चुके हैं आप, ठीक है, तो आप ये अंदाजा ही नहीं कर रहे हैं ना, फिर वो गुलाब जामुन रोकना पड़ेगा। हाँ, तो वो उस जिसको कैलोरीज का पता चल जाता है ना, फिर वो बहुत एहतियात से लेता है। तो ये अवेयरनेस ही की सारी बात है, और सब बातें घूम फिर के यही आती हैं कि लोगों को पता नहीं है। अब आप जो है वो एक समोसा खाते हैं, सही। अब आपने हमारे यहाँ समोसे बिस्किट ये तो आम रुझान है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई आसमान से उतरी हूँ, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। और मैंने आपने मुझसे पहला ही सवाल ये किया जो मैंने पहली दफा डिस्कस किया कि मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, ठीक है, मैं बहुत शौकीन हूँ हर तरह के खाना खाने की। लेकिन क्या है कि समटाइम्स आपको जो है वो चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, और जब एक दफा आप अपने बॉडी का मैकेनिज्म समझ जाते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त, मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप एक दफा समझ गए ना कि आपकी बॉडी किस चीज से बढ़ती है और किस चीज से कम होती है, तो ये आपके अपने हाथ में होता है। उसके बाद बस आपको सिर्फ मॉनिटर करना होता है। आप समोसे भी खाएं, आप रोटियां भी खाएं, आप जो है वो बिस्किट भी खाएं। तो जब मुझे ये लगता है कि भाई अब मेरे पास 1-2 केजी बढ़ाने की और गुंजाइश है, तो मैं उस वक्त जो है ये सब चीजें अपनी एंजॉय करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि नहीं, अब मेरा 2 केजी बढ़ गया, अब मुझे वापस आना है, तो फिर मैं इन चीजों को लिमिट करती हूँ, ठीक है। तो सारा ये माइंड गेम होता है। आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन अगर आप मुस्तकिल खाएंगे तो फिर वो चीज आपके लिए नुकसान दे। लेकिन हरगिज इसका ये मतलब नहीं है, अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ आप समोसे खाना छोड़ दें। प्रिपरेशन मेथड्स मैं जिस पे बात कर रही हूँ, रमजान जब शुरू हुआ तो मैंने रमजान पे ना रोज मैं अपने अफ्तारी की ना वो डालती थी पिक्चर्स, और उसके बाद मैं प्रिपरेशन जिस तरह कर रही होती थी वो तो मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा वर्क था, लेकिन बहरहाल अवेयरनेस के लिए करना पड़ता है आपको। तो मैं वीडियो भी बनाती थी कि देखें मैंने आज समोसा खा रही हूँ, मैं समोसा खा रही हूँ, लेकिन मैंने उस समोसे को बनाया कैसे। तो बहुत सारे लोग बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि ऐसे भी बन सकता है। तो पता नहीं होता ना, आपको पता नहीं होता, किसी की बात आपको क्लिक कर जाती है किसी वक्त कि आपने वो क्या भाई अब दही फुल्की, पूरा घर दही फुल्की खा रहा है, लेकिन आप नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है, आप वो दही फुल्की खा सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ नुकसान क्या है, क्योंकि जो आपने फुल्कियां तली होती हैं, आप उस फुल्की को बेक कर लें, आप उसको तो वापस अपने दही में डाल दें, कुछ नहीं होता। आप उसको आप सबके साथ बैठ के एंजॉय करें। आप समोसा को पानी में भिगोने के बाद निचारने के बाद कम नहीं हो जाता? नहीं, वो ऑयल तो नहीं, ऑयल पानी के अंदर तो डिसॉल्व नहीं होता ना, मिक्स नहीं होता, तो वो निकलेगा कैसे पूरा, जब तक कि वो कोई ऐसी चीज के अंदर ना डाला जाए जिसके अंदर ऑयल हल हो जाए। कुछ लोग तो है ना इसको दिल की तसल्ली के लिए करके खुश हो जाते हैं, बस वो एक्सेसिव निकल जाता है, लेकिन बहरहाल वो उसके अंदर रहता है वो डीप फ्राई हुआ है। तो आप कुछ नहीं करें, मैं आपको बता रही हूँ आज FM 88.6 के तवस्सुस से कि आप जो है वो फुल्की बनाएं। फुल्की बनाने के बाद आप उसको रखें फ्राई पैन में, और उसके बाद आप उसमें डालें, मुश्किल से आप 1 टीस्पून डालें। हंसी आ रही होगी बहुत सारे लोगों को मेरी बात सुन के, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम करते हैं। आप डालें और उसके अंदर डाल के आप नॉन स्टिक ले लें, उसके अंदर डाल के आप छोड़ दें और ढक दें। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में। आपकी जब फुल्कियां बन जाएंगी, पलट लें, सब कुछ कर लें, उसके बाद आप उसको पानी में डाल के रख दें, वो उसी तरह नरम हो जाएंगी। उसके बाद आप उसको अपने दही में डालें और पूरा बोल भर के खाएं। आप कुछ नहीं हो रहा आपको। आपने समोसा खाने का बहुत दिल चाह रहा है, आप कच्चे समोसे अपने पास, जैसे मैं अमूमी तौर पर रमजानों में कच्चे समोसे बना के रखती हूँ, आप उसको तलते हैं, मैं अपने समोसों को नॉन स्टिक में डालती हूँ और उसको बेक कर लेती हूँ। अमूमी तौर पर लोग बेक की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि जी ओवन चाहिए होगा, माइक्रोवेव बिल्कुल बिल्कुल। देखें, टारगेट यही है कि कम कीमत में आप किस तरह अच्छे से अच्छी ग़िज़ा खा सकते हैं। और वैसे भी अब इस दफा तो रमजान जिस तरह सर्दियों में आएंगे ना, जैसे जैसे ज्यादा भूख लगी, गैस भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तार के टाइम तो वैसे भी गैस का प्रेशर कम होता है। भाई देखे ना, वो लोग कहते हैं भाई हम वो यूज कर लेते हैं एयर फ्रायर्स। देखिए, एयर फ्रायर्स एक्सपेंसिव हैं। दूसरी बात, बिजली का बिल जब आएगा, एग्जैक्टली आपने एक दफा की इन्वेस्टमेंट तो कर ली लाइक AC, लेकिन उसके बाद आपका बिजली का बिल कहाँ जाएगा? लेकिन डेफिनेटली जो एयर फ्रायर की अपनी है उसमें उसकी रेज है वो नुकसान तो करती है। लाइक माइक्रोवेव वो इतनी वो तो नहीं रखती है आपके लिए जितना आपका चूल्हे वाला है। नहीं, उसके थोड़ा सा मिसकंसेप्शन देखें आप भी। मेरे नजदीक जो है वो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस मैं आपको भी दे रही हूँ। बिल्कुल। देखें, एयर फ्रायर जो होता है ना, उसके अंदर किसी किस्म की रेज नहीं होती। उसके अंदर गर्म हवा से उस चीज को पकाया जा रहा होता है। तो गर्म हवा आपके लिए किसी तरह भी नुकसानदेह नहीं है। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज को अगर आप गर्म करते हैं ना तो बिजली ज्यादा खर्च होती है। तो जितनी देर में अगर आपका आधे घंटे में एक चिकन का माइक्रोवेव, ये सेव है। माइक्रोवेव में रेज है ना, लेकिन इसमें रेज नहीं है।
और माइक्रोवेव का भी ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि ये रेज खराब करता है। देखिए अगेन वही वाली बात कि मैं टेक्नोलॉजी थोड़ी साइंस बता देती हूँ कि कोई भी जो खाना होता है ना उसके अंदर जो पानी होता है, मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं, माइक्रोवेव उस पानी को गर्म करता है और वो पानी जो है ना वो आपके फूड को गर्म करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको ढक के नहीं किया तो वो उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। सही बात है। लेकिन अगर आप उसको खोल के ढक के नहीं कर रहे हो और अगर आप ढक के कर रहे हो तो उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके फूड से नहीं हो रहा, तो वो काफी हद तक बेहतर है। लेकिन हर चीज की एतदाल में, हर चीज का इस्तेमाल एतदाल में। कि आपने बच्चे का दूध भी माइक्रोवेव में कर दिया, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। लिमिट करें थोड़ी चीजों को, आप ओकेजनली करें उसका इस्तेमाल, रेगुलर इस्तेमाल ना करें, लेकिन ढक के करें, प्रॉपर बर्तन में करें। तो ये इसीलिए जरूरी है, कुछ चीजों की प्रिकॉशंस होती हैं कि आप किस तरह करें। माइक्रोवेव की सिलेक्टेड क्रॉकरी होती है, बिल्कुल वो आप करें। अब तो सुना है ऐसे माइक्रोवेव भी हैं जो स्टील भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगेन आप जितना केयर करेंगे उतना आपके, क्योंकि मेटल की कोई भी चीज जब होती है तो उसका अपना रिएक्शन बिल्कुल, वो तो फिर नुकसानदेह होता है, माइक्रोवेव में नहीं रखा जाता फिर वो। तो चले एयर फ्रायर वाली कंपनीज तो खुश हो जाए कि आज जुबाला ने एयर फ्रायर को सर्टिफाइड कर दिया। हाँ ये जरूर है कि बिल फिर आएगा, नहीं बिल जिम्मेदारी हम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे अच्छा हल आपके लिए ये कि जब हम ये बताइए कि ये समोसा जो आप पका रही हैं ये इतना ही खस्ता होगा? देखें, आप कहीं ना कहीं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। किसी भी चीज में खस्तापन जब ही आता है जब उसके अंदर तेल की मिकदार ज्यादा होती है, ये बात याद रखें। जो चीज जितनी खस्ता है आपका, एयर फ्रायर में भी इतना खस्ता नहीं होगा? एयर फ्रायर में भी इतना खस्ता नहीं होगा, लेकिन एयर फ्रायर में बहुत बेहतर चीज बनती है, यानी बहुत आराम से आप खा सकते हैं उसको। और अगर आप उसको आप अपने फ्राई पैन में बेक कर लेते हैं तो वो भी वैसा ही आपको टेस्ट देगी। भाई देखिए, अल्टीमेटली पेट के अंदर मुंह से नीचे जाने के बाद वो खस्ता नहीं रहता और इससे पहले कि आपके ऊपर लिमिटेशंस लगे कि आप डायबिटिक हो जाएं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो जाएं, फिर तो आपको खाना ही यही है। अच्छा, हम मेमनों का ये कॉन्सेप्ट भी है। चलिए आज मैं ये भी बता दूं कि मैं मेमन हूँ। हम लोग है ना रात में वो पापड़ जो होते हैं ना जलेबी स्टाइल के, वो तले हुए रोटी से खाते हैं। यानी हमारे यहाँ ज्यादातर रात में बड़ी सिंपल डाइट होती है। कुछ मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, रोटी, ये वाली जलेबी तली हुई और चाय, दैट्स इनफ फॉर द डिनर। हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो वो नीमको का भी काम कर रहा होता है उसको, तो वो भी क्या एयर फ्रायर में तले क्या करें। अब आप मुझे बताएं कि जलेबी जो है वो डीप फ्राई होती है। हाँ जी, वो तो बहुत डीप फ्राई। बस आप अंदाजा उससे लगा लें कि उससे कितना तेल पी लिया। हाँ जी, ये तो है। तो ये एक हेल्दी, और मेमनों में मोटापा है, ठीक है, ये है। तो वो गिजा जो जिस तरह की होती है ना, तो वो आपके बॉडी से झलकती है कि आप जो है वो क्या चीज कंज्यूम करते हो, आप चीज क्या खाते हो। मेरे अंदर अभी नहीं आया। हाँ माशाल्लाह, ये खैरत की बात है। नहीं, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपने आप को मुस्तकिल जो है वो रूटीन में भी फिट रखना पड़ता है, वरना तो फिर आप इस हालत में बैठ के मरीज को एडवाइस नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली। आप प्रोफेशन आपका, आप न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं और आपका मोटापा इतना चढ़ा हुआ है, तो फिर आप कैसे पेशेंट को जो है मोटिवेट करेंगे और कन्विंस ही नहीं कर सकते। आपने खुद क्या किया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मोटापा। और मोटापे का एक और वजह ये भी है कि हमारे पास आजकल यंग गर्ल्स में, खवातीन में पीसीओस और ये चीजें बहुत ज्यादा मिलती, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, और खवातीन के अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं। उनकी कोई एक देखिए, उनके लिए बड़ी बैरियर्स हैं। आप ब्रायलर चिकन नहीं खा सकते, ठीक है, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, लेकिन सारे लोग खाने पीने पे तो एडवाइस कर देते हैं। एक कोई ये नहीं बताता कि जी जल्दी भी सोना चाहिए, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश कर ले मोटापे के लिए, जितनी भी डाइट कॉन्शियस हो जाए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। चले आज ये सर्टिफिकेशन मिल गई कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप जो है वो फिर मोटापे की तरफ चले जाते हैं। आपका मेटाबॉलिक रेट का सारा मसला है ना, नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। नींद नहीं होगी तो फिर तो सारे मामला खराब हो जाएंगे। और नींद के लिए आइडियल टाइम आप क्या सजेस्ट करें? नींद देखें, वो आइडियल टाइम जो मैं कहूंगी ना, उस पर सब कहेंगे कैसी बातें कर रही हैं कराची में रह के। तो मैक्सिमम आपका टाइम जो है ना वो 10 साढ़े 10 बजे होना चाहिए कि आप सो जाएं। सुन्नत का टाइम, सुन्नत का। और उसके बाद हालांकि टाइम तो जल्दी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकती ये चीज। फिर आप जो चीज बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं आप कम से कम वो तो ऑप्ट करें ना। हमारे यहाँ तो रुझान ही नहीं है, 12, 1, 2 तो ऐसे बजते हैं, आराम से बात करते हैं और जो है वो मजे से उठते हैं सुबह देर से। अच्छा, आजकल लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा थोड़ा अंडर कंट्रोल नहीं रहा है इतना अच्छा, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि फिर इन हालात में शादियों में जाना, फिर
शादियों में 6 बजे का पक्का हुआ खाना खुला रखा हुआ, सैलेड बार वगैरह, और उसमें फिर डट के खाना, फिर वापस आके जो है वो लेटना, फिर सारी वक्त तक करवटें बदलना, फजर में आंख लगना, और फिर जो अगला दिन पूरा बर्बाद हो जाना। ये भी बहुत बड़ा, आप जितनी भी डाइट कर ले, आप जब शादियों वगैरह में जाएं तो भी ये सोचें। बिल्कुल, शादियों में जाते हुए तो मैं कहती हूँ कि कम से कम हम सिर्फ इसी चीज की तैयारी अगर कर लेना और इस चीज को ही सोच लें और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ये बताएं कि भाई अपनी प्लेट में इतना निकालो जितना खाया जाए, तो मेरे ख्याल में शायद ये हमारे अपने लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और आगे देखें, फूड सिक्योरिटी के बहुत मसले आने वाले हैं आगे। खाना, ग़िज़ा की किल्लत एक बहुत बड़ा मसला है और इस वक्त इंटरनेशनली इस मसले को एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के जो 17 पॉइंट्स हैं उसमें तो बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन किए हुए हैं। और हम उस गोल्स को अचीव करने के 2030 में हमें ये गोल अचीव करने हैं, लेकिन हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो परवाही नहीं करते। असल में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप भी इससे मुत्तफिक होंगी, जब हम प्लेट ओवर भरते हैं ना तो ये हमारा हौकापन होता है। बिल्कुल, ये हमारी जो हमारी तरबियत है ना वो बता रही होती है, नहीं हम दूसरों के लिए कुछ ना छोड़े। बेशक फिर फिकता है, वो कोई नहीं खा सकता, कोई भी, मैं दावा करती हूँ नहीं खा सकता, कितना ही खाने वाला बंदा होगा, एक वक्त आएगा कि वो हाथ पैर छोड़ बैठेगा। यहाँ एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, अभी लेते हैं और पूछते हैं कौन है हमारे साथ। शायद डिस्कनेक्ट हो गई जी। तो मोटापा ऐसी चीज है कि वो इन्हीं चीजों से चढ़ता है और फिर उतारने का नाम नहीं लेता। और एक और मैंने प्रैक्टिस देखी है, क्योंकि हम बड़ी जनरल गुफ्तगू यहाँ पे कर रहे हैं जो आम लोग कर रहे होते हैं, कि जब आपको किसी दावत में जाना है या किसी शादी में जाना है तो आप क्या करते हैं, आप सुबह से जो फाखा शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि हम रात में ही खाएंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। कि आप समझे, आपने अपना वो दिन बर्बाद कर दिया पूरा। आपको जरूर लेना है ब्रेकफास्ट में कुछ, आपको जरूर लेना है लंच में कुछ, ताकि अगर आपने वो नहीं खाया हुआ होगा तो फिर तो आप ज्यादा ही खाएंगे शादी में जाके। यहाँ पे वही बात आ गई कि अगले दिन की या अगली फ्यूचर की प्लानिंग में हम आज बर्बाद कर रहे होते हैं, अभी बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है कि आप अगले सांस तक हैं या नहीं है, तो जो मिल रहा है आप अल्लाह का शुक्र करके वो निकालें। लेकिन हम इस चीज से दूर होते जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फुल FM 88.6 के इस चैनल से न सिर्फ हमको आगाही के प्रोग्राम्स दें, बल्कि एक माशरती तरबियत है ना, उसमें भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नस्ल, हमारी कौम, हमारे लोग इतने वेल मैनर्ड हों कि लोग रश करें, हमें देख के कोई ये ना कहे कि पता नहीं किस कौम से ताल्लुक है इनका, कि इनको तो ये भी तमीज नहीं। हालांकि देखा जाए तो हम बड़ी बाशऊर कौम है। अभी कुर्बानी देने की बात आई तो सबसे पहले ये कौम खड़ी होती है। आप देखें, चाहे सैलाब की बात हो, चाहे तूफान की बात हो, या कोई भी तरह का डिजास्टर हो, या कोई इमरजेंसी हो, सबसे ज्यादा हमारे लोग जितना कुर्बानी देते हैं, हम सब गवाह हैं इसके। लेकिन यहाँ आके थोड़ी सी हम गड़बड़ी कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी तरबियतों पर उंगली उठ जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आगाही के इस प्रोग्राम में सिंपल FM 88.6 आपकी न सिर्फ तरबियत कर रहा है, बल्कि साथ साथ आपको अवेयर कर रहा है आपके हेल्थ इशू से, क्योंकि हेल्थ आवर प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत, आपकी बीमारियों पर और उनके तदारुक पर, उनको किस तरह एड्रेस किया जाए। उनके डॉक्टर्स के मशवरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, जैसे आज मौजूद है डॉक्टर जुबाला। अच्छा, ये बातें तो हो गई। एक अभी हम बात कर रहे थे कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज में ये चिकन विकन पे परहेज लग जाता है, फिर वो बच्चियां आती है, हम खाएं क्या? देखिए, सबसे ज्यादा जो बड़ी वजह है ना, वो आप चिकन को भी हटा दें, सबसे ज्यादा बड़ी वजह जो है ना वो हमारा फास्ट फूड है इस वक्त। और वो फास्ट फूड जो है उसके अंदर हम जितना ज्यादा उसको कैलोरिक रिच करते चले जाते हैं वो ज्यादा मजेदार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, एक तो वैसे ही नुकसान है, ऊपर से उसके ऊपर और चीज जो है वो चीज की टॉपिंग हो गई भर भर के, मायोनीज, चीज, केचप भर भर के उसकी टॉपिंग होती है, तो वो पिज्जा फ्राइज हो गए। मतलब जो इनोवेशंस हो रही है ना, जो डेवलपमेंट हो रही है फूड की, वो इटसेल्फ जो है हमारे लिए नुकसान है। ये देखा गया, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, पता नहीं आप बेहतर बता सकती हैं इस मामले में, क्या ये वाले सारे पिज्जा या ये फ्राइज और ये फास्ट फूड, ये सारा वेस्ट में से निकाल के सब यहाँ भेजा गया है, वहां से अब खत्म होता जा रहा है? नहीं, वेस्ट में तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ ये सब कुछ, बल्कि वहां से ही शुरू हुई हैं सारी चीजें। और वहां पे तो इन चीजों की इतनी कंजम्पशन है, जब तो ओबेसिटी रेट ज्यादा है, यहाँ पे तो अभी नहीं है वो जो वहां का हाल है। तो वहां पर तो मतलब ब्रेड की भी इतनी वो है, वैरायटीज हैं इतनी, मतलब उनका नाश्ता तो ब्रेड के बगैर होता ही नहीं है। तो इतनी वैरायटीज हैं ब्रेड की, हमारे यहाँ तो अभी कुछ चंद आई हैं
अब जाके कुछ इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो उनके यहाँ तो हर तरह की ब्रेड की वैरायटी सुबह में रखी हुई होती है। तो वो चीज तो वहीं से इनिशिएट हुई है, लेकिन सिर्फ सारी बात यह है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप सब कुछ ट्राई करें, सब कुछ खाएं, लेकिन आप लिमिट में खाएं। आप पिज्जा फ्राइज भी खा रहे हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को तो लिमिट करें, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है वो पोर्शन सर्विंग साइज ही बड़ा कर देते हैं। सर्विंग साइज बड़ा करने का मतलब क्या है, जनाब आपने एक बर्गर खाया, अब वो आ गया डबल डेकर बर्गर, अब आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देने, आपके पास डबल डेकर बर्गर आ जाएगा, एक पैक फ्री। अब उससे क्या होता है कि फिर आप फर्ज समझते हैं उस चीज को पूरा खत्म करना। ये वाकई बड़ी सोचने वाली बात है कि इस पर हम जो है अपने ऊपर कितना लागू कर देते हैं। अच्छा, इन हालात में जो है फास्ट फूड्स और इन चीजों की तो ममानियत मैं करवाती हूँ खुद भी अपने पेशेंट्स को, लेकिन वही बात है कि आपकी वॉक, ब्रिस्क वॉक, एक्सरसाइज, आपका रूटीन वर्क कैसा है, और साथ ही साथ आपका नींद, क्योंकि जिस स्क्रीन को लेके हम मोबाइल पे बैठे रहते हैं ना, ये खुद भी इटसेल्फ बहुत बड़ा कॉज है इन बीमारियों का। बिल्कुल ऐसा ही है, सबके साथ यही है। और हम क्या सब ये एक कहने चाहिए लती है जो हमें पड़ गई है, और जरूरत भी बन गई है साथ में ना। एक वजह ये को देखिए, अगर आप इनका मोबाइल ले लें, इसके बाद जो ये नशाई रिएक्शंस होगा, उसकी वजह ये है कि देखिए टेक्नोलॉजी तो आपके लिए नुकसानदेह भी और फायदेमंद भी है। अगर हम एक व्हाट्सएप की बात कर लें तो वो हमारे लिए कितना जरूरी हो गया, ठीक है ना, हर चीज, हर कम्युनिकेशन उसी के ऊपर हो रही है। तो अब समटाइम्स ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज को भी वो करना, क्योंकि जितना टैलेंट इस वक्त यूथ में है ना हमारे, और वो चीजें शायद हमें अपने टाइम पे नहीं पता थी, और वो टेक्नोलॉजी आ रही है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो जाहिर सी बात है अगर हम उनको उस टेक्नोलॉजी से दूर रखेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। अभी आपसे एक बहुत अच्छी बात शेयर करूं कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी में हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी सिलेक्शन हुआ था, और मेरे ख्याल है 83 के करीब ममालिक में शामिल हुए थे, और जेनेवा में ये हुआ था, ये तकरीब हुई, और रोबोटिक ओलंपिक्स हुए थे, और उसमें पाकिस्तान से 4 टीमें गई थी, एक लाहौर से और 3 कराची से। और कराची का टैलेंट देखें आपके, 2 टीमें बोरा कम्युनिटी से गई माशाल्लाह, और उन 83 या 87 टीमों में से वो 12th नंबर पे आई। दिस इज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ, तो मेरा ख्याल है ये तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, टैलेंट बहुत है, टैलेंट इतना है, और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बस थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है, जिसमें वही बात आ जाती है कि छुरी से आप खरबूजा खाते हैं, अपना हाथ काटें। सही बात है कि आप उसको किस तरह अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, ये डायरेक्शन ना देना बहुत जरूरी है। कि वही वाली बात के लिमिट में से जो चीज निकल जाती है बस वो फिर आपके लिए नुकसानदेह बन जाती है। लेकिन अल्टीमेटली ये बात भी है कि जिन लोगों को इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, आईटी की टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, उनके लिए तो मोबाइल और कंप्यूटर के बगैर गुजारा नहीं है ना, उनको उसी पे ही काम करना है और उसी से करना है। तो जहाँ टेक्नोलॉजी के आने के फायदे वहाँ नुकसान भी हैं। तो अब हम ओवरकम उसको किस तरीके से करते हैं ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपनी सेहत के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, मैनेज करें, अपने डे को मैनेज करें कि आपने कौन सी चीज किस वक्त के लिए रखनी है, कौन सी चीज किस वक्त के लिए रखनी है। अगर आप अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हर टेक्नोलॉजी साइड पे हो जाएगी आपके उसके बाद। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही। अच्छा, शुरू में हमने एक बात और भी की थी, लेकिन यहाँ हम एक अच्छा सा ट्रैक प्ले कर देते हैं। बहुत बोर हो गए, लोग भी थक जाएंगे, बोलेंगे क्या है आप बोले चले जा रहे हैं और जो है वो हमसे तो कोई बात कर ही नहीं रहा, हमारे मतलब की तो कोई बात हो नहीं रही। तो आपके मतलब के लिए हम आप एक सॉन्ग प्ले कर देते हैं और इस ट्रैक को सुनिए। राहत फतेह अली खान का ट्रैक है और मैडम को बहुत पसंद है इसलिए मैंने प्ले किया है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम है हेल्थार, मैं हूँ डॉक्टर सायरा। चैनल है आपका अपना, आपका साथी, आपका दोस्त, आपके सफर में हम सफर। जी वेलकम बैक लिसनर्स। प्रोग्राम है हेल्थार, मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबाना। सुन रहे थे आप राहत फतेह अली खान का। बस खो जाता है ना इंसान, फिर वहां जाके वापस ही कैसा एंजॉय किया डॉक्टर साहब आपने?
बहुत मजा आया। वाकई में इतनी अच्छी गुफ्तगू और जनरल गुफ्तगू थी जो कि आम आदमी के लिए भी मेरे ख्याल में बहुत फायदेमंद होगी। बिल्कुल, और ट्रैक पसंद आया होगा यकीनन। बहुत जबरदस्त ट्रैक था, आपके मतलब वाला ट्रैक था। अच्छा, हमने शुरू में बात की थी कि प्रेगनेंसी में डाइट जो है वो उसका ख्याल रखा नहीं जाता, और या तो बहुत कम, कुछ मॉर्निंग सिकनेस और इस वजह से खाया पिया नहीं जाता, इस वजह से बेबी भी कमजोर होता है, और बाद में इतना कुछ खिला दिया जाता है कि वही जो पतली पतली बच्चियां होती हैं वो कुछ अरसे बाद उनको देखो तो पूरी जो है वो अच्छी खासी वेट लेके आ रही होती हैं और परेशान भी बहुत होती हैं, और ये वो वेट होता है जो नीचे आने का नाम ही नहीं देता। या तो बहुत ज्यादा वेट, बेड रेस्ट, ये चीजें करा दी जाती हैं कि भैया बच्चा पैदा कर दिया, या फिर जरूरत से ज्यादा खाना पीना हो जाता है। क्या ऐसी बैलेंस आइडियल डाइट हो जो सी सेक्शन वाली, यानी ऑपरेशन से जिनकी डिलीवरी हुई हो वो भी खा सके, और एक नॉर्मल डिलीवरी वाली भी खा सके? देखिए, मैं जनरल कुछ चीजें बता देती हूँ, मेरे ख्याल में ये टिप्स भी फायदेमंद होंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि होता क्या है कि जब माँ जो है वो फीड करा रही होती है ना बच्चे को, तो उस वक्त में उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है। सही, डेफिनेटली आपका फैट बर्न हो रहा है, आपको भूख तो लगेगी। तो उसमें यह है कि आपकी चॉइस जो है ना वो हमेशा, आप अपने पास बादाम, चने बादाम कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, चने रख लें अपने पास, पॉपकॉर्न्स रख लें अपने पास। यानी कि अगर आपको भूख ज्यादा फील हो रही है और आपका दिल चाह रहा है खाने का, तो आप इन चीजों को अपने पास रखें ताकि कोई ऐसी चीज आप कंज्यूम ना करें जिससे आपकी कैलोरीज बढ़ जाए। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप, जैसे पतले शोरबे का सालन अमूमी तौर पे कहा जाता है ऐसी बच्चियों को, तो उसमें यह है कि आप रोटी को ना उसके अंदर डाल के खाएं। आप सालन का, रोटी का निवाला बना के नहीं खाएं। उसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको जब आप रोटी डालते हैं ना सालन में, तो वो रोटी फूल जाती है आपके सालन में ही। फिर वो आपकी, चूंकि आंतें खिंची हुई होती हैं उस वक्त, तो आप जो है वो जब खाएंगे तो फिर वो आंतें जो है वो नहीं फूलेंगी आपकी। लेकिन ये है कि अगर आप जो है वो उसको निवाला बना के खाएंगे तो वो रोटी आपके पेट में जाके फूलती है। तो अगर आप उसको पहले से उस रोटी को फुला लेंगे तो वो एक तो आपका पेट भरेगी, दूसरा ये कि वो आपकी आंतों में जाके आपकी आंतों को एक्सपेंड नहीं करेगी। सही, ठीक है। एक तो ये चीज है कि इस चीज पे जरूर वो करें। दूसरा ये है कि चावलों की बहुत ज्यादा आपको रोके नहीं चावलों से, लेकिन ये चावलों की क्वांटिटी को कम करें और सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा दें। आप सैलेड जितना मर्जी आप खाएं, आप खीरा खाएं, टमाटर खाएं, आप पहले वो खाएं। ऐसा नहीं करें कि आप खाने के साथ साथ उसको खा रहे हैं। पहले आप जो है वो सबसे पहले आप खीरा खाएं, फिर आप टमाटर खाएं, ये चीजों से पहले अपना पेट भरें, और उसके बाद फिर आप अपना खाना अपने सामने रखें ताकि आपको तसल्ली रहे। उसके बाद आप वो खाना खाएं। खुद ब खुद ही क्या होगा कि आपका पेट भरना शुरू हो जाएगा और आपका हाथ जो है वो खुद ब खुद ही रुक जाएगा। दूसरी चीज ये, फल जो भी खाएं उसमें अमरूद, केला और आम जो है उसको अवॉइड करें। आप अमरूद खाएं, जामन अगर अवेलेबल है उस वक्त जामन खाएं, आप सेब खाएं, इस तरह का फ्रूट खाएं जिसमें शुगर कम हो, फाइबर ज्यादा हो। अच्छा। तो उस वक्त में आप वो खाएं, लेकिन उस वक्त वेट लॉस के चक्कर में ना पड़े आप बिल्कुल, लेकिन आप अपना खाना बेहतरीन करें। ठीक है, आप ये इस चक्कर में नहीं लगेंगे मेरा वेट जल्दी से कम हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज एकदम से नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। अगर आप उसको गलत काम करके कोशिश करेंगे करने की, तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आप डिप्रेशन मोड में चले जाएंगे। तो फिर जो आप बेहतर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे वो चीज भी वापस हो जाएगी। तो उस पीरियड को एंजॉय करें, कोई बात नहीं, ये तो टाइम हर किसी की लाइफ में आता ही है। तो उसमें आप जो है बस वो तली हुई चीजों से परहेज करें। आपका आलू खाने का दिल चाह रहा है, आप आलू को बेक कर लें। इतना बेहतरीन बेक्ड आलू बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल तो बनता है, इतने पैसे लिए जाते हैं, अगर एग्जैक्टली जाएं तो बिल्कुल बहुत महंगा मिलता है। और मैं अपने क्लाइंट्स को जब कभी एडवाइस करती हूँ या मैं उनका मील प्लान बनाती हूँ तो मैं उसमें बेक्ड आलू रखती हूँ। तो आप मजे से आप बेक्ड आलू खाएं, वो आपको इतना जो है वो विटामिन्स देगा, मिनरल्स देगा। आप उसको तलेंगी तो फिर आपको कैलोरीज देगा वो। लेकिन अगर आप उसको वैसे खाएंगी बेक, तो वो आपको फायदा देगा, तो आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और आप जो है उसका आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो उस चीज को देखें जो आपके लिए बेहतर है। केक्स, बिस्किट्स, इनको लिमिट करें।
और वो वाले बिस्किट जो हमारे यहाँ लिखा हुआ होता है जिसमें कि ये लो कैलोरिक हैं या लेस शुगर है इनके अंदर, देखिए उन पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, उस पे पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है आप लोकल बिस्किट खा लें लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर लें। ठीक है, एक बिस्किट खा लें, आपको क्रेविंग हो रही है तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है और मैं अपने हर अक्सर शो में इस बात को जिक्र भी करती हूँ कि मेरे पास एक आते थे प्रमोशनल चीजें बेचने वाले, तो जब भी आते थे तो मैं चाय के साथ सर्व होता था मेरे ऑफिस में। तो जब वो बिस्किट प्लेट पे दिए गए उनको फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, कहने लगे आपने जो है ना तश्तरी में रख के मुझे जहर दिए हैं। क्योंकि आपको पता है मैदा जो है वो सबसे बेकार अज्जा जो बचते हैं ना आटे के छानने के बाद, निकालने के बाद, वो उनमें से एक है। 18 बेहतरीन अज्जा मैंने भी पढ़ा है इस चीज को, आटे से निकाल दी जाए तो मैदा, और उससे बनते हैं बिस्किट, उससे बनते हैं समोसे के पुर, मांडे जिसको कहा जाता है, बिल्कुल, या उससे बनती हैं पूरियां, तो और वो हम खाते हैं बड़ा मजे दे लेकर। तो ये सारी चीजें भी तो देखे ना कि वो सारा कॉम्बिनेशन क्या है। सही बात है, बिल्कुल। आप अच्छा कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना आ जाएगा तो आप सारी जिंदगी अपने अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी को समझा सकते हैं, अपनी बॉडी को डील कर सकते हैं। सही, डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि खाना खाया कैसे जाए, किस औकात में खाया जाए। अच्छा, एक चीज और भी हमने डॉक्टर ताला बहुत नोट की है, हमने बचपन से सुना था खाना नाश्ता जो है बादशाहों वाला, दोपहर का खाना वजीरों वाला और रात का खाना फकीरों वाला। बिल्कुल बिल्कुल। हकीम सईद मरहूम ने हमें बताया कि जी आप फास्टिंग करें, और उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जिसका नाम आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, कि आप रोजा रखें, पीर जुमेरात का रख लें आप रोजा, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है एक तरह से, और आपको सवाब भी मिल जाता है कि आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। और हकीम सईद साहब ने कभी जिंदगी में दोपहर का लंच नहीं किया, सुबह शाम खाते थे रोजे की तरह ही। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमारी तो शुरुआती दिन की 1 बजे होती है। जैसे पिछले दिनों बहुत अरसे बाद मेरा शॉपिंग पे जाने का हुआ, शादी के सिलसिले में, घर में एक बच्चे की तकरीब है, तो और बहुत सालों बाद की बात है, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने दुकानदार से कहा, ज्वेलर से, मैंने कहा भाई तुम लोग जल्दी क्यों नहीं आते? तो कहने लगा फिर वो हम दिन की बरकतें हमारी एक ही दिन में निकल जाएंगी, सुबह यहाँ डाके पड़ जाते हैं, इसलिए हम अब आते ही 2 बजे, यानी कि 2 बजे हमारे दिन का आगाज। तो शुरुआत होगी सुबह 1 बजे, उठे, नाश्ता किया, नमाज पढ़ी जोहर की, और यदि जोहर पे हम अपना काम शुरू करेंगे तो वो बरकतें कहाँ गई जो फजर में मिलती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें भी तो मैटर करने लगी। अब नाश्ता ही जब 1 बजे होगा तो नाश्ता कम ब्रंच होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर रात में कब होता है? रात को 11-12 बजे शौहर घर आते हैं, तब तक बीवी इंतजार करती है, फिर खाना खाया जाता है, खाने खा के फौरन सो जाता है, फिर तो इतने बड़े बड़े पेट बाहर आने हैं ना। बिल्कुल आने। और जो ये चीज कही गई है कि बादशाहों की तरह नाश्ता करें, देखें ये तो जब आपका एक्टिविटी लेवल सबसे ज्यादा लो आपका रात में ही हो जाता है ना, तो इसीलिए कहते हैं नाश्ता पेट भर के करें, नाश्ता अच्छा करें। उसका मतलब ये नहीं है कि पराठे खाने लग जाएं आप, बात ये है कि नाश्ता अच्छा नाश्ता तो मौका मिल गया पराठे को भी बेक करके लेकिन मैदे का ना बनाए, और बेक नहीं भी करें तो देखें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए आपको लाइफ में, छोटे छोटे स्टेप्स लें अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप बड़े स्टेप्स ना लें। मैं अगर किसी को ये कहना शुरू कर दूं कल से पराठे बंद, तो मुझे पता है कि ये उसका फेलियर है, और उसके बाद वो जो करना चाह रहा था ना वो भी नहीं कर सकेगा। तो हमेशा छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं। आप 2 चम्मच ऑयल में बनाते थे, आप 1 में बना लें। अच्छा, आप चाय 1 कप पीते थे, आप थोड़ी सी कम कर लें। जब थोड़ी कम करेंगे तो आप चीनी भी कम करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप्स करते 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 कछुए की रफ्तार से आप आगे चलें, तो वो जो गोल आप अचीव करेंगे ना वो बड़ा आपका कंसिस्टेंट गोल होगा। और आपको फिर हैबिट हो जाएगी ना, तो आपको फिर बुरा लगेगा जब ज्यादा चीज मिलेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। पेट, वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी बॉडी आपके अपने हाथ में, और एक दफा आपने उसका मैकेनिज्म समझ लिया तो बॉडी की है कि जब आप कम खाना शुरू करते हो फिर उसको कम ही आदत हो जाती है, वो ज्यादा नहीं खा सकता। जैसे बुढ़ापे में हम देखते हैं कि लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हजम ही नहीं होता क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी वो नहीं रहती। अच्छा, तो डॉक्टर सुबाला, यहाँ मैं मौके का फायदा उठाऊंगी। एक सवाल मेरे पास पर्सनली किसी ने भेजा है कि उनकी वालदा की बॉडी एक बहुत ज्यादा, इतना सीवियर बॉडी एक है, क्या डाइट में ऐसी चीज शामिल करें कि जिससे बॉडी एक पे थोड़ा फर्क पड़ जाए? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया सब कुछ है, हार्ट पेशेंट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बॉडी एक के लिए सारी दवाएं दे दो, मेडिसिन दे दी, पेन किलर्स दे दी, लेकिन किसी सूरत सुकून नहीं आता। ऐसे क्या डाइट में शामिल करें जिससे बॉडी एक कम हो? क्योंकि ये एक जनरल हमें कंप्लेन मिल रही है आफ्टर 60s में, ये चीज बहुत ज्यादा मिलती है। देखें, जाहिर सी बात है, जब बोन्स की बीमारी होती है तो उस वक्त में आपका कैल्शियम भी कम हो गया,
अल्टीमेटली जब आपकी उम्र बढ़ती है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वैसे ही कम हो जाती है। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगी तो बोन्स पे तो असरात आएंगे ही ना। और उसके बाद फिर जब हम अपने डाइट की केयर करना शुरू करते हैं तो इट्स टू लेट ना। उस वक्त आपकी एब्जॉर्प्शन वैसे ही कम है। तो कहते हैं ना जैसे दूध का असर जो है वो बड़ी उम्र में नहीं है, इसलिए तो बच्चे को शुरू से दूध दिया जाता है। क्यों नहीं उसको दही खिला लिया जाता, क्यों नहीं उसको कस्टर्ड खिला लिया जाता है जब वो पैदा होता है तो क्यों? इसलिए कि दूध का जो एब्जॉर्ब होने की सलाहियत है ना वो आपकी एक लिमिट तक है। जब आपकी एज बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर वो दूध आपको उस तरह से कैल्शियम नहीं देता। अच्छा, फिर ये भी देखा गया कि लंबे अरसे दूध छोड़ दो तो फिर वो तो बड़ा ही गिरा गुजरता है। हाँ, लेकिन एक और भी बात है कि भाई आप अगर दूध नहीं पीता कोई, या मैं ये बात को रिलेट क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि देखें शुरू से इन चीजों की केयर करने की जरूरत है। हमारे अंदर ही बड़ी कोताही है, हमने भी अपने बचपन में यही किया होगा, लेकिन कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप पेरेंट्स को इतनी आगाही हो जाए इस हवाले से कि आप अगर बच्चा दूध नहीं पीता तो आप क्यों दूध के पीछे लगे हुए हैं। भाई आप उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स दें। जब आपसे बात करती हूँ भाई आप उसको दही दें, उससे बेहतर सोर्स है। आप उनको चीज खिलाएं, आप उनको जो है वो कस्टर्ड बना के दें, आप उनको जो है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जग हाँ उसका भी अमाउंट है। इसीलिए मैं बार बार ये बात करती हूँ कि ये अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है कि कौन सी चीज कितनी खानी है आपको। लेकिन ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। कोकोनट मिल्क आप दे सकते हैं, आलमंड मिल्क आप दे सकते हैं, वो कैल्शियम की सोर्सेज है ना सारी। तो सिर्फ दूध क्यों? तो अब जब आपने मुझसे ये बात करी कि वो तकलीफ होती है, और ये देखें अब तो वो हड्डियां टूट रही हैं ना, उस वक्त वो घिस रही हैं हड्डियां, तो डॉक्टर भी जो है वो एक वक्त तक पेन किलर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पेन किलर का भी असर खत्म होना शुरू हो जाता है, डैमेज कर रहा होता है। तो उसके बाद जो है वो अगर हम ये सोचें कि अब उसके बाद हम कुछ खाएंगे तो वो हमें असर करेगा, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि फूड से अगर आप किसी चीज को हील करते हैं ना तो टाइम लगता है, ठीक है ना, आपको उसमें टाइम लगता है उसको क्योर करने में। तो बेहतर यही है कि आप जो बेहतरीन ग़िज़ा की तरफ जाएं, यानी विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना वो आपने लेने, और वो आपको ज्यादातर जो है ना ये विटामिन्स और मिनरल आपको सब्जी या फ्रूट से मिलता है, ठीक है ना। तो आप उसकी कंजम्पशन थोड़ी बढ़ाएं। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए मैं कोई ये बात तो नहीं कहूंगी कि दर्द खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकेगा ना, वो तो आपको फिर दवाई पे जाना ही पड़ेगा। दवाई तो अपने साथ चलती है लेकिन फिर भी वो फायदा नहीं होता, तो वो इसलिए सब्स्टिट्यूट पूछना चाहते हैं। हाँ, तो उसमें आप फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खिलाएं ना लोगों को। आप सब्स्टिट्यूट बताती हैं, अल्टरनेटिव्स पे लेके चलते हैं, तो हम तो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे आज तो। अच्छा जी, ये प्रोग्राम तो है अपने तकरीबन अख्ताम की जानिब, ठीक है ना। तो चलते चलते एक साहिर अली बेगा का सॉन्ग प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को तशनीगी ना रहे कि मैंने बहुत बोर किया आज इनको, क्योंकि मोटापे पे जब बात होती है तो बड़ी सेंसिटिव टॉक हो जाती है। तो इस सेंसिटिविटी को थोड़ा डिसॉल्व करने के लिए हम जो है वो आपको एक सॉन्ग प्ले कर देते हैं आपके लिए, और इसके बाद जो है हम लास्ट सेगमेंट में मैडम से इनका मैसेज भी लेंगे। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। अभी तो साहिर अली बेगा साहब का सॉन्ग तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द बात कर लें। हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल मौसूल हुए हैं, जिनमें कैंसर पे बात की है, छाती के कैंसर पे, ग़िज़ा के मुतालिक बात की है। ये सारी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन हम डॉक्टर जुबाना को एक दफा फिर बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, इसलिए कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ग़िज़ा, डाइट, फूड सप्लीमेंट्स और फूड एंड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट है कि इस पे तो मेरे ख्याल है दिनों कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, तो हम यहाँ 2 घंटे में क्या समेट सकते हैं। लेकिन हाँ, आज हमने अपने प्रोग्राम में जो बात की है वो यही बात की है, कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बेसिक टिप्स बताएं जो हमारी खवातीन परेशान होती हैं अपनी डाइट के हवाले से, अपने रोजमर्रा के खानों के हवाले से, अपने बच्चों के डाइट के हवाले से, या बुजुर्गों की डाइट के हवाले से। तो हमने उस पर बात की। फिर एक जनरल मेन्यू पे और ऑल्टरनेटिव्स पे हमने बात की कि किसी भी चीज़ पे, बीमारी कोई भी हो, चाहे वो मोटापा है, इट्सेल्फ एक बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो कैंसर है, कीमो है, हर जगह की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, डाइट की उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो ज़रूरी है कि आप जहाँ से इलाज करा रहे हैं अपने डॉक्टर से मुकम्मल तौर पर जो है वो तफसीलात हासिल किया करें, अधूरी मालूमात लेके अपने काम ना करें, वरना तो फिर हमारे जैसे न्यूट्रिशन और डॉक्टर वाला का पेज हाजिर है आपके लिए, आप उन पर जाकर भी अपनी सवाल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको रिप्लाई कर देंगे। सिंथुलिस FM 88.6 उनके थ्रू एक अवेयरनेस सेशन का प्रोग्राम भी इनकाद करने जा रहा है अपने जाबाज सिपाहियों के लिए।
तो यकीनन हम उसमें भी आपकी खिदमत हासिल करेंगे। डॉक्टर जुबाला, आज के सेशन के हवाले से आप का कोई, वैसे तो सारी बातें ऐसी थी कि जिन पर अमल किया जाए, बट फिर भी मैं कहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स के लिए देना चाहें, या कोई ऐसी बात आप कहना चाहें, और थोड़ी सी रोशनी इस पर भी डाल दीजिएगा। कैंसर के पेशेंट्स के लिए क्या डाइट, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, और वो अपना डाइटली किस तरह से ख्याल रख सकते हैं अपनी डाइट का। देखें, कैंसर के पेशेंट्स के हवाले से तो जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कैंसर के पेशेंट को जो है ना वो दी जाती है, कीमोथेरेपी उनकी होती है, तो उस वक्त में उनके बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। और उनके सेल्स का जो है ना वो देखिए, सेल्स का बॉडी के अंदर बनना और टूटना, ये दोनों मरहले जो है ना ये मुस्तकिल हो रहे होते हैं। लेकिन जब कीमो होती है तो उस वक्त जो है वो सेल्स का ब्रेक होना जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सेल ज्यादा तेजी से टूटते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है और वो काम नहीं करता। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ऐसे पेशेंट्स को जो है ना छोटे छोटे मील्स जो है ना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपको देने हैं। यानी कि आप छोटे पोर्शंस में मील दें और फ्रीक्वेंटली दें। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक वक्त में खाना दिया दोपहर का तो वो बहुत ज्यादा दे दिया, आपने थोड़ा दिया, फिर उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपने फिर उनको कुछ दे दिया। और हमेशा कैंसर पेशेंट्स को जो है ना वो चीज बहुत ताजी देनी चाहिए, कभी भी रखी हुई चीज आपने उनको नहीं देनी है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत कुव्वत मुदाफियत जो है वो वैसे ही बहुत कमजोर है। तो फिर वो किस तरीके से जो है वो उस बीमारी का मुकाबला करेंगे, कोई दूसरी बीमारी अगर उनके ऊपर अटैक करती है उस दौरान में। तो एक तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये कि ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें कैंसर पेशेंट्स के लिए जिनकी जो स्किन है ना, झिल्ली जो है वो बहुत बारीक हो, बारीक ना हो। जितनी ज्यादा बारीक होगी ना उतना उसका खतरा होता है खराब होने का। सॉफ्ट फूड जैसे बिल्कुल, जैसे आपका शरीफा है, जैसे आपका स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, इस तरह के जो फ्रूट्स है ना उनकी स्किन बड़ी नाजुक होती है, आमलोक है। तो ये उसकी वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर ना फंगस ज्यादा तेजी से ग्रो कर जाता है। तो आप उनको मोटी स्किन वाला चीजें, जैसे अनार है, जैसे केला है, आपका जो है वो ऑरेंज है, इस तरह के आप उनको दें ताकि वो अंदर सेफ होता है फ्रूट, तो वो दें लॉन्ग टर्म वो आपके फ्रिज में रह भी जाता है। तो उनको बस फ्रेश चीजें दें, रखी हुई कल की पक्की हुई और माइक्रोवेव हुई भी चीजें ना दें। तो मेरा पैगाम जो है वो, चूंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है, तो मेरा पैगाम जो है वो आप लोगों के लिए है कि देखें, जिस हद तक भी आप अवेयरनेस ले सकते हैं ना चीजों के हवाले से, अब तो सोशल मीडिया इतना वो है कि आप हर चीज की आपको पता चल जाता है। तो लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि वो अवेयरनेस जिससे आप ले रहे हैं वो राइट पर्सन भी है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज की भी आगाही आप लोगों को होनी चाहिए कि आप रेलिवेंट जो बंदा हो जिस फील्ड का, ऑथेंटिक, उसकी बात को आप सुने और जो है उस पे अमल करें और हर चीज के बारे में आगाही रखें कि छोटी से छोटी आगाही भी आपको अपने छोटी छोटी बीमारियों के बारे में भी हर आम आदमी को उन चीजों का पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, थैलेसीमिया क्या है, डायबिटीज क्या है। तो ये आपको, और ये इस हवाले से अवेयरनेस पे काम ऑलरेडी हो भी रहा है, हमारा मीडिया भी बहुत काम कर रहा है। और जैसे आप खुद ही आज FM 88.6 पे हम बैठे हैं, तो यहाँ पे भी एक जनरली गुफ्तगू हो रही है मुसलसल, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है इन आगाही का। तो ये आपको जरूर सुनना चाहिए ताकि इससे आपको चीजों के बारे में पता चले और आप अपनी चीजों को बेहतर से बेहतर कर सकें। बिल्कुल। और यहाँ मैं सेकंड करूंगी डॉक्टर जुबाला की बात को कि जहाँ आपने बात की कि कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो इस किस्म के फ्रूट्स और डाइट को, जो कि जरा सी भी खराब या फंगस ज़दा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और दूसरे प्रॉब्लम्स में ये जनरली हर पेशेंट के साथ होता है। जहाँ आपको बीमार होता है बंदा, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो कोशिश करें कि ना तो फ्रिज में रखा हुआ खाना दें इनको, पुराना बासी, और खुद आप भी अवॉइड करें। थोड़ा पकाएं, रेगुलर पकाएं, ताज़ा पकाएं। अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं। ये मुल्क ऐसे खत्ते में जहाँ पे हमें हर तरह की नेमत मैसर है, तो कोशिश करें कि अपनी इन नेमतों का फायदा उठाएं, रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जितना तुम शुक्र करोगे उतना मैं तुम्हें दूंगा। जितना शुक्र किया जाए वो कम है वैसे भी, क्योंकि जो नेमतें हमारे पास है उसका कोई मुतबादिल नहीं है और कोई अल्टरनेटिव इनका नहीं है। जो नेमतें, बिल्कुल हाँ, खुराक में अल्टरनेटिव हो सकते हैं, हम बीमारियों में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चीजों को, दवाओं को अल्टरनेटिव्स कर सकते हैं, लेकिन जो नेमतें आपके पास हैं, जो सेहत आपके पास है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं।
इस प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखें। आपके लिए आगाही का ये प्रोग्राम सिंध पुलिस FM 88.6 के ताउन से पेश किया जा रहा था और इस हफ्ते का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जिंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुमकिन है बहार, मुमकिन है